जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? बताइए भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, आनंदित हैं? बताइए। चलिए, बहुत शानदार। तो जल्दी से जो है इस सेशन को अपने दोस्तों तक, अपने यार प्यार, रिश्तेदार और जो समवन स्पेशल है उन सभी तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन जिन ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, चाहे वो टेलीग्राम पर है या व्हाट्सएप पर है या जहाँ पर भी है, हर जगह पे आप इसे शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं। आज का सेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है छोटी सी मेरी तरफ से, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे, और बहुत ज़रूरी होगा वो आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं। राइट नाउ आपका काफ़ी पेपर हुआ। सबसे पहले सीजीएल का मेंस हुआ, उसके बाद एक सीएचएसएल का आपका प्री चल रहा है, और अब सीएचएसएल के प्री ख़त्म होने के बाद आपके सीएचएसएल के भी मेंस होने के आसार हैं। ठीक है। मन में काफ़ी सारे आप लोगों के सवाल होंगे, काफ़ी वीडियोस जो हमारी पोस्ट हो रही थी अलग अलग चैनल्स पे और जो भी हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के कमेंट भी पढ़ रहा था पूरे के पूरे। सबसे पहला कमेंट ये था कि सर आपने सीजीएल मेंस का एनालिसिस क्यों नहीं करवाया। ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन था आपका वो ये था कि आपने सीएचएसएल का एनालिसिस क्यों नहीं करवाया। हाँ, इन दो सवालों का मैं बेहतर तरीके से जवाब दूंगा आपको यहाँ पे। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि आज से कुछ समय पहले है ना, एसएससी ने एक छोटा सा नोटिस जारी किया था, और उस नोटिस में उन्होंने साफ तौर में एक छोटी सी बात लिखी थी, और वो ये लिखी थी कि एनालिसिस जो है ना वो हमारे लिए एक तरीके से, साफ तौर पर ये शब्द नहीं कहा गया था कि एनालिसिस बैन है। हालांकि उन्होंने ये लिखा हुआ था कि कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी तरीके से ये पाया जाता है कि वो किसी क्वेश्चन को किसी से शेयर कर रहा है, चाहे वो प्रिंटेबल फॉर्म में हो, डिजिटल मीडिया में हो, किसी भी तरीके से हो, तो उसको हमेशा से एसएससी के लिए बर्खास्त कर दिया जाएगा, पेपर देने के लायक वो नहीं रहेगा। इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है एसएससी की तरफ से स्टूडेंट के लिए। और ना सिर्फ ये नोटिस स्टूडेंट्स के लिए था, बल्कि ये नोटिस टीचर के लिए भी कहीं ना कहीं था। तो मैंने बहुत पहले, जिस दिन मैंने सीजीएल मेंस की वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसी दिन मैंने एक छोटी सी बात आप लोगों को बोली थी, और मैंने कहा था कि अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं एनालिसिस कराऊंगा, तो शायद दोस्त मैं एनालिसिस नहीं कराऊंगा, बहुत ही क्लियर मैनर में। कारण हम आपको बताते हैं यहाँ पर। एनालिसिस से उन सभी बच्चों का नुकसान होता है जिनका पेपर पहले दिन रहता है या पहले शिफ्ट में रहता है, क्योंकि इससे उनको फ़ायदा नहीं मिलता, और बाद वाले शिफ्ट वाले जितने भी बच्चे होते हैं उनको कुछ नंबर का फ़ायदा मिल जाता है, कुछ सवालों का फ़ायदा मिल जाता है। टीचर्स को यहाँ पर बेनिफिट ये हो जाता है कि उनको व्यूज़ मिल जाते हैं अथा, क्योंकि जिनका पेपर बाकी है वो भाग के जाएंगे, वीडियो देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, और एक तरीके से जो है उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ पर जो टोटल एक एसएससी का एक जो नोटिस है ना, उसकी पूरी की पूरी अवहेलना होती है, और वहीं पर सारा का सारा हो जाता है ख़त्म भाई साहब। ठीक है। एसएससी ने अपने एंड पर एक नोटिस जारी तो किया, अपने एंड पर एक एक्शन लेने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ लोगों ने इसका मजाक बना के रख दिया। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट भी करते हैं इस डिसीजन को, और वो एनालिसिस नहीं करा रहे, वो चुपचाप अपना पढ़ा रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि सर आपने एनालिसिस क्यों नहीं कराया, तो मेरे एथिक्स बहुत क्लियर है इस मैटर पे कि भाई मैं एनालिसिस नहीं कराऊंगा। आज मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप है, एक टेलीग्राम में 3.5 लाख से ऊपर लोग हैं, दूसरे टेलीग्राम में 2.5 लाख से ऊपर लोग हैं, तीसरे टेलीग्राम पर मेंस के मेरे पास कम से कम सिर्फ और सिर्फ मेंस के 5,000 बच्चे हैं। व्हाट्सअप ग्रुप हैं और भी इतना है, ये हमारा 2-2 चैनल है, मतलब 1-1 मिलियन का। हम चाहें तो बच्चों से क्वेश्चन मंगा सकते हैं, 10 मिनट में उसकी यहाँ पर एनालिसिस करा सकते हैं, हमें भी अथा नंबर ऑफ़ व्यूज़ मिलेंगे, लेकिन इससे नुकसान उन बच्चों का होगा जिनका वाकई में पेपर होने वाला है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि एथिकली एनालिसिस कराना सही है, और इसी वजह से मैंने एनालिसिस नहीं कराया। हाँ, बच्चों को मोटिवेट किया, जाके सेंटर पर उनसे बात की, जाकर बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन की हमने, उनकी उनकी सहायता की जितनी हमारे तरफ से हो पाई। तो ये एक रीज़न था जो आप मुझसे पूछ रहे थे, और मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं यूट्यूब की क्लासेस के बारे में। तो आज से फुल फ्लेज्ड में आपकी यूट्यूब पर क्लासेस चलेंगी। आज हम सीएचएसएल के लिए एक छोटा सा एक्सपेक्टेड पेपर कर लेते हैं कि क्या पेपर के आने की संभावना है, और किस तरीके से आपके पेपर बाकी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। और कल से जो हमारा महाभारत बैच था, उस महाभारत बैच को हम कंटिन्यू करेंगे जिस तरीके से हम कर रहे थे। जितने प्यार तरीके से हम पढ़ाई कर रहे थे, उतने प्यार तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। इन छुट्टियों में आपकी जो यूट्यूब की क्लासेस हैं वो नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई काम नहीं किया गया है। पीछे बैकग्राउंड में बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है, और अगले कुछ समय के अंदर आप जो है एक तरीके से रैंकर्स गुरुकुल की हर जगह फ्रेंचाइजी जो है वो देखना शुरू कर देंगे आप। इसके ऊपर भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है, चाहे वो पटना हो, प्रयागराज हो, या अलग अलग जगह पर हो।
तो बस आप लोगों का एक प्यार है, आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हम एक्सपैंड कर पा रहे हैं, और बस ऐसे ही अपना सपोर्ट आप बनाए रखें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक एक्सपेक्टेड पेपर हम आज करने वाले हैं कि कुछ ऐसे पेपर के आने की संभावना है। साथ में एक छोटी सी बात हम आपको बता दें मेरे भाई, तो सबसे पहले आज आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर ऑफर चल रहा है। हर बैचेस पे 200 रुपये का डिस्काउंट है, और साथ में हमारे बुक्स पर भी डिस्काउंट है। तो जिन्हें भी कोई भी बैच लेना है तो वो हमारे एप्लीकेशन से आज ले लें। आज रात 12 बजे तक ये ऑफर रहने वाला है। एक और बात बता दें तो ये किताब आपको 490 रुपये की इसकी प्रिंट है, और लगभग हमने 1000 किताबों के आसपास हमने सीजल वाले मेंस वाले दिन जो है हमने सेंटर पर खुद मैंने अपने हाथों से बांटा, ठीक है। बच्चों जाके लगभग 4 लाख या 5 लाख के करीब की हमारी ये बुक्स बटी। इसके अलावा प्रशांत सर की संजीवनी की भी बुक्स बटी, ठीक है। कुछ बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं भाई, जब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे तो हम बताकर करेंगे यहाँ पे कि कितनी बांटने वाले हैं, कहाँ पर बांटने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर मान लीजिए लेना होगा तो आप वहाँ से बुक्स ले सकते हैं, ठीक है। रीज़न क्या था इस बुक को बांटने का, वो भी हम थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं। सीजीएल का मेंस आपका ख़त्म हो गया, दूसरा सीजीएल का मेंस आपके आने वाला है। साथ में एक और बात बता दें तो अभी सीएचएसएल का आपका प्री हो रहा है, सीएचएसएल के प्री के बाद आपका सीएचएसएल का मेंस भी होने वाला है। एक बच्चे हमारे खुद है यहाँ पर, उनका मैसेज आया कि सर इस बुक को लगाने के बाद मेरे पास इतना फ़ायदा हुआ और मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई हुआ कि सीजीएल के पेपर को मैंने 20 मिनट में पूरा का पूरा मेंस का पेपर सॉल्व कर लिया, और मेरे पास 40 मिनट बचे थे रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए। ये एक आपको स्पीड देती है, कि स्पीड बूस्टर का ये काम करती है ये किताब, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। तो इसीलिए जिन बच्चों ने बुक नहीं मंगाया, आज हमारे एप्लीकेशन पर ऑफर है और 250 रुपये में ये किताब आपको मिल रही है। तो आप सीएचएसएल मेंस के लिए इस किताब को अपने पास मंगा सकते हैं और इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि कल से वापस इसकी कॉस्ट 330 हो जाएगी जो इसकी कॉस्ट थी, ठीक है। तो ये मुझे एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपको बतानी थी। अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सीजीएल मेंस मॉक टेस्ट नहीं है, सीएचएसएल का जो है एक हमारा एक्सपेक्टेड पेपर है। सबसे पहला एक छोटा सा क्वेश्चन जो थोड़ा सा ट्रेंडिंग में है आजकल, वो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट देकर उसे बेचता है। यदि 4.8% की हानि होती है तो एक्स का मान क्या होगा। मैंने कई बार कहा है कि जीवन में सब कुछ भूल जाना, सारे कस्में सारे वादे सब कुछ भूल जाना, इस फॉर्मूले को मत भूलना, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे सर फॉर्मूला हमारा क्या है, तो MP/CP बराबर हो जाएगा किसके, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट के, ठीक है। समझ में आ गया, ताकि ये इसको मल्टीप्लाई करके सेलिंग प्राइस देगा और ये इसे मल्टीप्लाई करके सेलिंग प्राइस देगा, और पेपर के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम बात करते हैं भाई, तो यहाँ पर आप MP लिखिए और यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, CP लिख दीजिए। आप यहाँ पर ये सवाल में देखिए, तो इस सवाल में क्या कहा गया है, कितने परसेंट का यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट है, 30% का, और हानि कितने का है, 4.8 का। अगर हम डिस्काउंट देखते हैं तो 100 में 30 का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं यहाँ पर, सॉरी लॉस की बात करते हैं, तो 4.8 है। प्रॉफिट होता है तो जोड़ देते हैं, लॉस होता है तो घटा देते हैं। 100 में से 4.8 अगर आप घटा दे रहे हैं तो आपका कितना होने वाला है वैल्यू, 95.2 होने वाला है मेरे भाई। कितना होने वाला है, 95.2 होने वाला है। अगर यहाँ से आप इस दशमलव को हटा के नीचे बेचते हो तो ये आपका 952/700 हो जाता है। काटना चाहो तो काट सकते हो, 7 से 4 से ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, 4 का 2 गुना 8 आपका। उसके अलावा अगर बात करें तो 15 हो गया, 4 का 3 गुना 12 और 4 8 32, 238 आ गया। 4 से अगर आप काटेंगे तो आधा 350 और उसका 100 आधा 175 हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसे भी काट लोगे, 4 एकम 4, 30 4 7 28, 175। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य X% अधिक अंकित करता है। यानी यहाँ पर जो इसका क्रय मूल्य है ना, ठीक है, अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल X% अबव द कॉस्ट प्राइस, ये अपने वस्तु को X% ज़्यादा अंकित कर रहा है। हमेशा इस बात को ध्यान रखो, जिसके सामने जो होता है वहीं उसकी वैल्यू होती है। CP के सामने 175 है तो वो उसका मान है, MP के सामने 238 है वो उसका मान है। 175 से ये कितना ज़्यादा है आपको यही बताना है कि 175 से ये कितना % ज़्यादा है। 25 और यहाँ पर आपका 38, 38 5 43 और 20 आपका 63 हो गया, इतना ज़्यादा है मेरे भाई। आप माइनस करके भी देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना ज़्यादा है। कितने के ऊपर, तो 175 के ऊपर, और इनटू कितना करोगे मेरे भाई, तो 100 करोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। 25 से आप काटेंगे 4 बार में और 25 से काटेंगे तो 7 बार में जाएगा, 7 से काट लीजिए 9 बार में,
कुल मिलाकर आपका आंसर कितना आने वाला है? 36%। तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऐसा क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ठीक है समझ गए यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, MP/CP बराबर इतना। इस फॉर्मूले से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एक नहीं दो नहीं, कई सारे। कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको कि कितने तरह के सवाल यहाँ बनाए जा सकते हैं। आ जाइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। आ जाइए, एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पर आधारित एक सवाल। क्या कहा गया है जरा सवाल में देखो। 8% प्रति वर्ष की दर से x रुपए पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 19.2 का अंतर है। x का मान हमारा क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई लोग, आंसर कितना होगा? x की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन यहाँ x की वैल्यू आपको बतानी है। बताइए जल्दी से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का कोई मान होता है? बताओ कमेंट बॉक्स में। कोई भी वैल्यू होती है x की? नहीं होती है। एग्जामिनर जबरदस्ती हमसे x का मान पूछता है। देखो, ऐसा सवाल आ रहा है पेपर में कि अगर रेट 8% है और यहाँ पर जो है समय 2 साल है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 19.2 है। x का मान क्या होगा? 2-3 कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखें यहाँ पर। 2-3 कंसेप्ट आपके पेपर के लिए क्या है? सबसे पहला, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखो तो भाई आपको एक तो है ना डिफरेंस वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कारण हम आपको बताते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब ये डिफरेंस वाला फॉर्मूला हमारा क्या है? जैसे 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे सर 2 सालों का दोनों का जो अंतर होता है वो हमारा हो जाता है P/R/100 का होल स्क्वायर। ये हमारा 2 सालों का डिफरेंस होता है, यानी 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर आएगा वो आ जाएगा P/R/100 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद बात करते हैं 3 सालों का। 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो हमारा अंतर होगा वो हमारा कितना होगा? तो बोलोगे सर P/R/100 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटू यहाँ पर 300 + R/100 क्या हो जाएगा? तो 300 + R/100 हो जाएगा। ये हमारा 3 सालों का अंतर होगा। तो ये हमारा 2 सालों का अंतर है और ये हमारा कितना है? तो ये हमारा 3 सालों का अंतर है। इन दोनों पर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। साथ में जो एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में, वो मेरे भाई इन दोनों का रेशियो, कि 3 सालों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो आपका अंतर है और 2 सालों में जो इनका अंतर है, इनका मेरे भाई रेशियो बताइए। तो बड़े सहज तरीके से आप इसका आंसर देंगे और वो आंसर आप क्या होगा? जब आप इसका इसके साथ रेशियो लेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म इस पूरे के पूरे टर्म को काट देगा और मात्र मेरे पास इतना टर्म बचने वाला है। यानी अगर हम बात करते हैं तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो बराबर होगा किसके? 300 + R/100 के। यानी इसमें से कोई भी एक सवाल आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। 2 सालों का अंतर पूछा जा सकता है, 3 सालों का अंतर पूछा जा सकता है, और 2 सालों के अंतर और 3 सालों के अंतर का अनुपात भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। हालांकि इस सवाल को बहुत ही शॉर्ट सक्सेसिव से भी आप कर सकते हो, और सक्सेसिव से आप ये कर सकते हो कि 0.64 यानी इसका आंसर 3000 होगा। 1 सेकंड में आंसर आप इसको दे सकते हो कि 0.64% की वैल्यू दी गई है, 100% का मान बताना है। लेकिन अगर मान लीजिए जिस बच्चे ने सक्सेसिव नहीं सीखा, या एक तरीके से कल के दिन वहाँ पर 8% के जगह पर कोई दूसरा रेट आ जाए, जैसे मानो 8 सही 1/3 आ जाए, तो आप सक्सेसिव लगाते रह जाएंगे। मैंने आपको ये फॉर्मूला क्यों दिया पता है? इस फॉर्मूले में चाहे आपका रेट फ्रैक्शन में हो, चाहे आपका रेट इंटीजर हो, लगा सकते हैं। सक्सेसिव जनरली बच्चा कब लगा रहा है? अगर 8% रेट है तो सक्सेसिव लगा ले रहे हो, लेकिन अगर वहाँ 8 सही 1/3 है, 6 सही 1/4 है, 16 सही 2/3 है, तो आप सक्सेसिव नहीं लगा पाएंगे, फिर आप फंस जाएंगे। इसीलिए फॉर्मूला हमने आपको दिया कि आप उसको अपने पास रखें, उसका यूटिलाइजेशन करें। तो हमने आपको कहा कि 2 सालों का जो डिफरेंस होता है ना, वो बराबर होता है किसके? तो P/R/100 के होल स्क्वायर के। ठीक है अगर आप बात करो तो डिफरेंस हमारा कितना दिया गया? तो डिफरेंस हमारा 19.2 है। प्रिंसिपल हमारा नहीं दिया तो प्रिंसिपल को P मान लेते हैं। रेट के बारे में अगर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो मेरे भाई 8 है और बट्टे में कितना है? तो 100 है। 8/100 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम और देखें तो 19.2 को यहाँ पर 192/10 भी कहा जा सकता है। ये प्रिंसिपल हो गया आपका, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो नीचे मेरे भाई 4 0। 64 से आप काटिए तो 3 बार में कटेगा, 1 0 से आपका 1 0, और 3 × 1000 हमारा कुल मिलाकर प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। ये हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी दिक्कत के। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है समझ गए इस बात को?
चलिए भाई, सेशन को लाइक करते रहेंगे बिल्कुल। आ जाइए, अब कुछ ऐसा एक क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, सीरीज का क्वेश्चन एक, जो सुना जा रहा है कि पेपर में आजकल पूछने वाला है या पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा चलो एक सीरीज का क्वेश्चन भी कराते हैं, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा आपके पेपर के लिए, ठीक है। तो एक सीरीज देखिए आप यहाँ पे, ये सीरीज है आपका, और इसके अंदर आपको क्या लग रहा है, एक सीरीज है, दो सीरीज है, कितना है, कैसे आप इसका आंसर देंगे यहाँ पे। 1+5+6+10+11+15 ऐसे करके टिल 200 टर्म। एक होता है कि टिल 200 और एक होता है टिल 200 टर्म्स, दोनों में बहुत फर्क है। आंसर बताइए, ट्राई करिए भाई। गुलशन वर्मा, राजेंद्र वर्मा, विकास आम्बरी, आशुतोष बारीक, हर्षद तोमर, देवेश वाडेकर। बहुत शानदार भाई, सर लाइफ में एक बार आपसे ज़रूर मिलना है। मिल लो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, क्या दिक्कत है बताओ, बताइए बताइए, आंसर बताइए, ट्राई करिए। चलिए, कुछ बच्चे तुक्का लगा रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ बता रहे हैं, देख लो। ए फॉर आओ कभी हवेली पे, बी फॉर बाहुबली, सी फॉर चाचा विधायक है हमारे, या डी फॉर देवसेना। जल्दी बताओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कुछ के तुक्के सही लग रहे हैं। देखो, सीरीज में क्या होता है ना कि आपको देखना होता है यहाँ पर पेपर में कि एक तरीके से हमारे सीरीज़ की अगर हम बात करें तो किस प्रकार का हमारा सीरीज़ है, एपी है कि जीपी है। और अगर एपी भी है तो उसके अंदर एक सीरीज़ चल रहा है या उसके अंदर दो सीरीज़ चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ तो पहले मैंने यहाँ देखा 1 और 5 में 4 का अंतर है, 5 और 6 में 1 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर 1 का अंतर है। यानी मुझे समझ में आ गया भैया दो अलग अलग सीरीज चल रहे हैं, एक नहीं चल रहा। एक 4-4 का गैप वाला चल रहा है, एक 1-1 का गैप। तो हमने यहाँ पर कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। फिर मुझे यहाँ पर इसका रिलेशन इसके साथ ना लगा के इसका रिलेशन इसके पड़ोसन के साथ लगाना होगा, और तब मुझे देखना होगा। तो मैंने कहा इसमें 5 जोड़ने में 6 आया है, 6 में 5 जोड़ने में 11 आया है, 11 में 5 जोड़ने में 16 आएगा, ऐसे ही करके यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ 5 में 5 जोड़ने से 10, 10 में 5 जोड़ने से 15, 15 में 5 जोड़ने से 20, यानी कुल मिलाकर यहाँ दो सीरीज़ की बात कही गई है। तो पहला सीरीज़ यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, अगर बताइए यहाँ पर। तो पहले सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो पहला सीरीज़ हमारा हो गया जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा सीरीज़ हमारा हो गया जो हमारा 5 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर दोनों सीरीज़ के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहला सीरीज़ यहाँ हो गया क्या, जो 1 से स्टार्ट है, 1 हो गया, फिर 5 जोड़ दो 6 हो गया, फिर 5 जोड़ दो 11 हो गया, 5 जोड़ दो 16 हो गया, और ऐसे करके। अच्छा एक बात बताओ, कुल मिलाकर इसके अंदर 200 टर्म है। 200 टर्म है तो इसका मतलब पहले सीरीज़ के पास 100 टर्म होंगे, दूसरे सीरीज़ के पास 100 टर्म होंगे। तो यानी ये कुल मिलाकर कहाँ तक जाएगा, तो कुल मिलाकर मेरे भाई ये 100 टर्म्स तक जाने वाला है, ठीक है। और अगर हम दूसरे सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो दूसरा सीरीज़ हमारा क्या हो गया, वो कहाँ से स्टार्ट है, तो वो हमारा 5 से स्टार्ट है। 5 में 5 में 5 जोड़ोगे 10, 10 में 5 जोड़ोगे 15, ये कर करके हमारा कितना टर्म होगा मेरे भाई, तो इसके पास भी कुल मिला के 100 टर्म्स होंगे, ठीक है। दोनों के पास कितने टर्म होंगे, इसके पास भी 100 टर्म और इसके पास भी कुल मिला के 100 टर्म होने वाले हैं। 1, 5, 11, 16 इस तरीके से करके। अब जैसे मानो इसका पूरा का पूरा मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। यहाँ पर है ना बीच में कॉमा नहीं है, बीच में हर जगह प्लस का साइन है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनका सम निकालना पड़ेगा, फिर मुझे इनका सम निकालना पड़ेगा, इस तरीके से करके आंसर निकालने पड़ेंगे। अब ये जैसे एक सीरीज़ है, आप इसका सम कैसे निकालते हो, तो सम का फॉर्मूला जो होता है वो दो होते हैं। हालांकि आप इसे सीधा सीधा याद कर सकते हो। सम का फॉर्मूला n/2 इंटू या तो a प्लस एल, एल का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, और नहीं तो सीधा याद कर सकते हो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप ये भी याद कर सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। दोनों में कोई भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे मानो इसका सम अगर निकाल रहे हो तो n/2 का मतलब कितने टर्म हो गए, तो 100 टर्म हो गए। 100/2 इंटू यहाँ पर पहले टर्म का दो गुना, तो एक का दो गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 100 में से एक कम कर दो तो बोलोगे 99 हो जाएगा, और इंटू उसका डिफरेंस, डिफरेंस कितने कितने का है मेरे भाई, तो 5 का है, तो 5 लिखोगे, प्लस। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ कितने टर्म हो गए, 100, तो ये हमारा हो जाएगा n/2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 2a, ठीक है, n/2, उसके बाद यहाँ पर 2a, यानी फर्स्ट टर्म का दोगुना। तो फर्स्ट टर्म के दोगुने की बात करते हैं तो यहाँ 5 का दोगुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी। 100 में से गया तो 99, और 99 इंटू डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 5 का है, तो 5 लिख देंगे।
100/2 हमारा कितना होता है 50, तो सिंपल है 50 इंटू 99 का 5 गुना 200 400 कितना हो जाएगा 495, 495 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 495 प्लस 2 497, तो 50 इंटू 497 मेरे भाई, प्लस ये हमारा कितना है तो 50 है, और ये हमारा कितना हो जाएगा 495, 495 में 10 जोड़ोगे तो 505 हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह पर कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों जगह पर 50 कॉमन दिख रहा है, तो दोनों जगह पर 50 कॉमन ले सकते हैं। 50 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 497 प्लस हमारा 505। हम सीधा सीधा इन्हें जोड़कर भी लिख सकते हैं, और जोड़कर कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे समझ लो ये हमारा कुल मिलाकर हो जाएगा 1002, यानी 50 इंटू कितना होने वाला है मेरे भाई, तो 50 इंटू 1002 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 50 को 1000 से गुना करोगे तो 50,000 तो आ जाएगा, और 50 को 2 से गुना करोगे तो 100 ज़रूर आएगा, यानी कुल मिलाकर 50,100 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो कंसेप्ट के साथ अगर हम चलते तो ये सवाल बड़े प्रेम से हमारा बना पाते हैं, क्योंकि हम इस सवाल में जो गए हैं वो कंसेप्ट कम लगाया, सॉरी कंसेप्ट के साथ जाते तो कम कैलकुलेशन होता, अगर कोई कंसेप्ट के साथ नहीं जाएगा तो इस सवाल को कैलकुलेटिव बना के छोड़ेगा, इतना आपको नहीं करना है। ठीक है, कभी भी ध्यान रखिएगा इस बात का यहाँ पे। तो अगर सीरीज अगर जोड़ा जा रहा है तो उसमें देखिए कितने एपी हैं आपके, इस एपी का सम अलग निकालिए, इस एपी का सम निकाल के उसके बाद हमने क्या कर दिया यहाँ पर जोड़ दिया मेरे भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है एक छोटा सा क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, बताइए। सर 2 टर्म का पेयर बना के एक सीरीज बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते मेरे भाई, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कहा गया, ये सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन अ ट्रायंगल ए बी सी पी एन क्यू आर ऑन ए बी एन ए सी रेस्पेक्टिवली। ये मान लीजिए हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, ये क्या है ट्रायंगल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। एक त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू जो है हमारा ए बी पर है, ये हमारा पी हो गया, और क्यू जो हो गया वो हमारा किस पर हो गया, ए सी पर हो गया भाई। ठीक है, और इस प्रकार स्थित है कि ए पी के अगर मान की बात करें तो ए पी की वैल्यू हमारी 4 है, पी बी की वैल्यू हमारी कितनी है तो 6 है। साथ में अगर हम बात करते हैं तो ए क्यू का मान हमारा कितना है तो 5 है, और क्यू सी का मान हमारा कितना है 7.5 है। हमसे यहाँ पर पी क्यू का मान दिया गया है, और पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 6, और हमसे बी सी का मान पूछा है। तुरंत आप यहाँ 9 आंसर दे सकते हैं, पढ़ते ही सवाल को 9 आंसर दे सकते हैं। लेकिन आप यहाँ 9 आंसर कैसे देंगे वो समझिए। पहले छोटे से कंसेप्ट को समझना होगा आपको कि आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं, और ज्योमेट्री में जब आप ट्रायंगल पढ़ते हैं तो ट्रायंगल में कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता और सर्वांग क्षमता। सवाल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे के कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे आज ही मैं ऑफलाइन में भी सिमिलैरिटी पढ़ा रहा था, तब भी मैंने बच्चों को एक बात सिखाया कि देखो यार सवाल तुम्हारा बनता कैसे है पेपर में। कुछ नहीं करता है एग्जामिनर, हमेशा एक उसकी गंदी आदत होती है, और आदत यहाँ पर ये होती है कि वो ए बी सी नाम का ट्रायंगल बना देगा, और यहाँ पर आपको हो सकता है एक लाइन खींच के दे देगा। पहला क्वेश्चन वो आपसे ये बोलेगा कि देखो ये लाइन तुम्हारा इसके पैरेलल है, समझना मेरी बात को, इसकी वैल्यू अगर 6 है और तुम्हारा dB का वैल्यू 9 है, तो अगर कल के दिन इसका 5 वैल्यू हो गया तो ये मान कितना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनाता है, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आपको बना के दे देगा। जैसे मान लीजिए वो पैरेलल वैरेलल कुछ नहीं बोलेगा आपको यहाँ पे, और क्वेश्चन में आपको ऐसा कह देगा, जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा यहाँ पर कि ये ए बी सी नाम का एक लाइन है, या ए बी सी नाम का ट्रायंगल है, और मान लीजिए पी क्यू नाम का एक पॉइंट है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये कह देगा, जैसे सेम रिलेशन है, 6 हो गया 9 हो गया, मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर 10 आ गया और यहाँ 15 आ गया, इसकी वैल्यू मान लीजिए कल के दिन 20 दे देता है, और इसका मान हमसे पूछता है। दोनों में जो कंसेप्ट लगना है वो एक ही कंसेप्ट लगना है, और उस कंसेप्ट का नाम है सिमिलैरिटी यानी समरूपता। लेकिन वो लगा तो लगा कैसे, एक ट्रायंगल के अंदर जब दूसरा आप बना देते हो ना, तो वहाँ सिमिलैरिटी काम में आ जाता है। याद रखना, जैसे मानो आपने कोई ट्रायंगल बनाया और उसके अंदर एक लाइन खींच दी, तो मेरे भाई कुल मिलाकर इसके अंदर अब 2 ट्रायंगल बन चुके हैं। और वो 2 ट्रायंगल कौन कौन से हैं, तो जैसे पहला वाला ट्रायंगल हमारा हो गया ए बी सी नाम का, और दूसरा वाला ट्रायंगल हो गया हमारा ए डी ई नाम का। मैं बता दे रहा हूँ, ए बी सी ये हमारा पहला ट्रायंगल हो गया जिसका नाम हो गया ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हो गया जो इसी के अंदर है यहाँ पर ए डी ई हो गया मेरे भाई। सिमिलैरिटी कभी भी लगती है जब ये 3 नियम फॉलो होते हैं। पहला कौन सा नियम हो गया, ठीक है, हालांकि ये कॉन्ग्रुएंसी में आ जाता है, यहाँ पर आप कह दो सर आस सास, और फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया 555 हो गया। जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर है, लेकिन जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है।
ठीक है। अगर आपको सिमिलैरिटी लगाना है कभी भी किसी भी दो ट्रायंगलों में, सबसे बढ़िया उपाय बताता हूँ। आप यहाँ पर एक काम कर लेना, आप यहाँ देख लेना कि क्या उनके कोई भी दो एंगल बराबर हैं। अगर दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। ठीक है। और सिमिलैरिटी लगाने के बाद हमें मिलता क्या है, तो सिमिलैरिटी हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमें साइड के रेशियोज मिल सकें। सिमिलैरिटी हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हमें साइड की वैल्यू आ सके साइड का रेशियो लगा के। सिमिलैरिटी से एंगल का ज़्यादा रोल नहीं निकाला जाता है, पेपर में क्वेश्चन एंगल पर नहीं आते हैं, जो भी आता है वो साइड पर आता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ इस वाले केस में कि ये वाली रेखा इस वाले रेखा के समानांतर हो जाती है, तो यहाँ सिमिलैरिटी लगता कैसे है और लगने के बाद उसके फ़ायदे क्या निकल के आते हैं। तो आप बोलोगे सर अगर ये रेखा इस रेखा के समानांतर है तो पहली बात एंगल ए जो है यहाँ पर, ये छोटे वाले में भी वही वैल्यू होगा और बड़े वाले में भी वही वैल्यू होगा। ठीक है। दूसरे अगर एंगल की बात करते हैं, ये रेखा इसके समानांतर है ना, तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग से बराबर हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप देखोगे तो संगत कोण जिसे हम कहते हैं, ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। और फिर उसके बाद हमारा ये वाला भी एंगल बराबर होगा। तो कभी भी किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाएं, तीसरे को बराबर होना ही होना है। और जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो वो सिमिलर हो जाते हैं। और सिमिलर होने के फायदे क्या होते हैं, तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे छोटे वाले में ये सिंगल एंगल के सामने क्या है, तो डी है, तो यहाँ पर बड़े वाले में सिंगल एंगल के सामने क्या हो जाएगा, तो बीसी हो जाएगा। छोटे वाले में डबल एंगल के सामने हमारा क्या है, ए ही है, तो यहाँ बड़े वाले में डबल एंगल के सामने क्या हो जाता है, वो हमारा ए सी हो जाता है। छोटे वाले में ट्रिपल एंगल के सामने क्या है, हमारा ए डी है, तो बड़े वाले में यहाँ पर ट्रिपल एंगल के सामने हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। फिर उसके बाद इनके रेशियोज को हम लिख रहे होते हैं और रेशियो को लिखने के बाद जो वैल्यू दी गई होती है वो हम यहाँ रखते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। अगर मेथड के हिसाब से बात करें तो जैसे यहाँ पर देखो तो ए ई की वैल्यू आपकी दी गई है, ए से लेकर ई तक की वैल्यू आपकी 5 दी गई है। और यहाँ पर साथ में अगर हम बात करते हैं तो ए सी का कोई मान नहीं दिया है। ठीक है। साथ में अगर ए डी की वैल्यू की बात करो तो 6 दिया है, और अगर हम ए बी की बात करें तो पूरा का पूरा कितना दिया है, 15 दिया है। ठीक है। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो जैसे मानो 3 से आपने 2 बार में काटा, 3 से आपने 5 बार में काटा, लास्ट में जब करोगे तो 5 × 5 25, 25/2 यानी 12.5 आ जाएगा पूरा का पूरा एसी का मान। अगर पूरा का पूरा एसी 12.5 आया है जिसमें ये 5 है तो ये 7.5 होगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इसके बनाने का दूसरा तरीका भी हो जाता है, जहाँ पर आप सिमिलैरिटी को एक एक्सटेंड तक सीख लेते हैं, जान लेते हैं कि सिमिलैरिटी है क्या। तब आपको छोटी सी बात समझ में आ जाती है कि जब ये रेखा इस रेखा के समानांतर है तो इन दो छोटे टुकड़ों का जो अनुपात होगा ना, वो इन दो छोटे टुकड़ों के अनुपात के बराबर होगा। फिर वहां पर आप ये कहते हैं कि सर ये देखो 6 का कितना है, तो 1.5 गुना है। 6 का कितना गुना है, 1.5 गुना है, तो यहाँ पर भी 5 का 1.5 गुना हो जाएगा। 5 का 1 गुना 5 और 5 का आधा 2.5, तो 5 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। 7.5 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती है ना, वो समझनी होती है आपको। सिमिलैरिटी क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें साइड का रेशियो मिलता है, और रेशियो मिलता है तो क्या होता है, एग्जामिनर कुछ साइड दे देता है और कुछ साइड हमसे पूछ लेता है। अब जैसे यहाँ पर भी आ जाओ, अब यहाँ पर कहीं पर भी नहीं कहा कि ये लाइन इसके पैरेलल है। अब नहीं कहा मेरे भाई, तो कैसे आप बताओगे कि यहाँ सिमिलैरिटी लगेगा, बताओ। आप नहीं बताओगे। आप तब बता पाओगे, याद रखना, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ ठीक है, छोटी सी बात मैं आपको बोलूंगा, जैसे अगर ये दो ट्रायंगल, अरे यार ये क्या हो गया, इस बोर्ड को है ना मैं सोच रहा हूँ कबाड़ी को बेच दूँ। ठीक है, इतना अच्छा ये बोर्ड है, इतना अच्छा ये बोर्ड है ना, दिल खुश कर देता है यार, कसम से बता रहा हूँ मैं। सर इसको काम करिए, कल इसको ले जाइए किसी कबाड़ी के पास, पूछिए सर क्या रेट लेगा सर। ठीक है, बताइए, मज़ा आ रहा था है? हम लोग सिमिलैरिटी की गहराइयों में खो चुके थे। बताओ, ऐसे कौन करता है भाई? अच्छा लगता है तुमको इसे करके? बताओ, बच्चे यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं। सर फलाने सर ने आपके बारे में बोला। भाई 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 प्लीज़ भाई, देखो भाई, पढ़ाने दो भाई, ऐसे बहुत कंट्रोवर्सी में नप चुके हैं। बहुत लोग ने मेरे बारे में बहुत कुछ बोल लिया, सब ने बहती गंगा में हाथ डो लिया। इसीलिए हम पहाड़ों में जाके हैं ना अपने आप को एकदम गायब कर चुके हैं 5-6 दिनों में। मैंने कहा यूट्यूब पर, चलो जिनको मेरे बारे में बोलना है बोलते रहने दो, अपन जाके पहाड़ों में स्वच्छ हवा लेंगे, थोड़ी 4 साल 5 साल उम्र हमारी बढ़ जाएगी आराम से। भाई देखो, पहाड़ों में घूम के आए हैं, माथा बहुत शांत करके आए हैं। अब नहीं चाहिए भाई कि उसने ये बोला, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, बोलने दो भाई।
नहीं फर्क पड़ता भाई, रहने दो प्लीज। ठीक है, बहुत बोल लिया सबने भाई साहब, बहुत बोल लिया, बिना काम के बोला। अच्छी बात है, बोलने दो अब। ठीक है, हमारे पास ये रोग नहीं है कि क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग वही है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। तो भाई उतनी टेंशन नहीं लेनी अब, ठीक है, पढ़ लो आप लोग। हाँ, थार की कमिटमेंट है तो थार तो देंगे ही भाई, वो तो कमिटमेंट किया है तो वो तो देंगे ना भाई। पढ़ लो, आ जाओ। चलो, अब फिलहाल मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको ये कह रहा था कि जैसे ये दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो रेशियो बराबर हुआ। कल के दिन भविष्य में उल्टा भी हो सकता है। और रेशियो मतलब तुम लोग भी है ना एकदम क्लिप खोजते हो, समझे कि सर कुछ बोल दीजिए ना, क्लिप निकाल लेंगे। देखो पहाड़ों में गए, वहां जाके हमने तपस्या की, हम ऑफलाइन में बोले थे बच्चों को, जिस दिन हमारा दिमाग हुआ ना खराब, थार उठाएंगे, चुपचाप भागेंगे पहाड़ों में जाके, 2 दिन अकेला है ना वहां पे जाके नदी वदी के किनारे लेट जाएंगे और बहुत गहरी तपस्या में खो जाएंगे। और तब एनर्जी लेके पॉजिटिव आएंगे, तब पढ़ाएंगे और मजे से। तो भाई देखो बहुत अच्छी एनर्जी लेके आए हैं पहाड़ों में, समझ रहे हो ना बात को। अब पढ़ लो चुपचाप, ठीक है, आ जाओ। तो मैंने यहाँ क्या कहा, सिमिलर है तो रेशियो बराबर है, और रेशियो बराबर है तो सिमिलर है। रेशियो अगर बराबर है तो सिमिलर भी है। तो वही बात है, दूसरे वाले सवाल में है ना, एग्जामिनर ने बोला नहीं कि सिमिलर है, आपको सोचना था। ये 6 का 1.5 गुना है मेरे भाई, ठीक है, और यहाँ ये 10 का 1.5 गुना है, यानी ऑटोमेटिक ये सिमिलर है। अब ऑटोमेटिक ये सिमिलर है तो क्या कहोगे, तो बोलोगे सर ये 20 का 1.5 गुना, यानी इसका आंसर हम कितना कर देंगे, तो इसका आंसर हम कर देंगे 30। सही नहीं है भाई, बताओ। अच्छा, इसका आंसर 9 नहीं होगा, हमारा ध्यान रखना। मैं यहाँ पर है ना अभी करेक्ट भी करूँगा, आप लोगों को फंसाया है मैंने 9 बोल के, 9 नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। अभी हम लपेटेंगे आपको। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा कि 6 का 1.5 गुना 9 है, और 10 का 1.5 गुना 15 है, तो 20 का 1.5 गुना 30 कर दो। चाहता है एग्जामिनर कि आप ये गलती करो, आपने गलती कर भी दी कमेंट बॉक्स में। भाई साहब नहीं करना होता ऐसे, सिमिलैरिटी भी होता है ना, एक नियम होता है, एक तरीका होता है, ऐसे नहीं करना होता कुछ भी अपने मर्जी का लगा देंगे, नहीं होता भाई साहब ऐसे, समझिए इस बात को आप यहाँ पे। अब बोलेंगे सर ऐसे नहीं होता तो कैसे होता है, हम बता रहे हैं कैसे होता है, समझिए यहाँ पे। आप जो है ना बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं पता है, आपने जैसे ये 6 देखा है, तो ये 6 आपका छोटा वाला ट्रायंगल है, और बड़ा वाला का कितना साइड है, तो बड़े वाले का 9 और 6 यानी 15 है। तो भाई ये 6 का 2.5 गुना है, समझो इस बात को, छोटे वाले का 2.5 गुना बड़ा वाला है। उसी तरीके से यहाँ पर ये छोटे वाला कितना है, 10 है, और पूरा बड़ा वाला कितना है मेरे भाई, तो 10 और 15 यानी 25 है। तो आप क्या बोलोगे, सर देखो इसका 2.5 गुना है, तो छोटे वाले का 2.5 गुना बड़ा वाला, छोटे वाले का 2.5 गुना बड़ा वाला। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, ये 20 का, ये छोटे वाले का 2.5 गुना होगा बड़ा वाला, यानी बोलोगे सर 20 का 2.5 गुना, और 20 का 2.5 गुना कितना होता है सर, 50 होता है। तो जितने बच्चे 30 आंसर दे रहे थे ना, तुम्हें भी पहाड़ों में जाने की ज़रूरत है, तुम भी तपस्या करके आओ मेरी तरफ, बिल्कुल बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो समझ में आ गया, बताएं गलती यहाँ पे कि कैसे, यहाँ पर 6 का ये 2.5 गुना था, यहाँ पर ये 10 का 2.5 गुना था, तो 20 का 2.5 गुना होना था। तो इसीलिए हमारे पीछे पीछे जितने लोगों ने यहाँ पर आंसर 9 कहा था, सारे के सारे गलत हो। चलो साथ चलते हैं पहाड़ों में, एक बस वस बुक करेंगे यहाँ पे, सारे भाई लोग निकलेंगे एक साथ, ठीक है, दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है भाई लोग। तो यहाँ पर आप क्या बोलते बोलते, सर ये देखो 4 है, और यहाँ पर ये कितना है, 10 है, तो ये हमारा 4 का क्या है, 2.5 गुना। ये सर हमारा 5 है, और ये पूरा का पूरा कितना है, तो पूरा का पूरा अगर हम बात करते हैं तो 12.5 है, 12.5 यानी ये 5 का 2.5 गुना। तो छोटे वाले का 2.5 गुना बड़ा वाला, छोटे वाले का 2.5 गुना बड़ा वाला। तो मेरे भाई यहाँ पर भी तो 2.5 गुना करोगे ना, तो 6 का 2.5 गुना तुम कितना करोगे बताओ, तो 6 का 2.5 गुना करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, ना कि ए है, यानी करेक्ट ऑप्शन सी। चलो कहीं चाय पीने चलते हैं, नहीं चलो पहाड़ों में चलते हैं, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कोसेक प्लस कॉट का मान दिया है, कोसेक का मान पूछा है। ट्रिग्नोमेट्री की एक महत्वपूर्ण आइडेंटिटी, ना सिर्फ कोसेक और कॉट का संबंध बताती है, बल्कि यहाँ पर ये सेक और टेन का भी जो है वो एक तरीके से रिलेशन बताती है। अब यहाँ पर ये क्या है, हालांकि बहुत आसान है, आप समझोगे इस बात को तो 2 बातें समझा देंगे हम, और क्या है वो 2 बातें वो भी समझिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे मानो यहाँ पर एक आइडेंटिटी आपने बचपन में पढ़ा होगा आज से 1000 साल पहले, और वो आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1।
तो इस आइडेंटिटी ने है ना हमें कुछ सीखने को दिया। पता है क्या सीखने को दिया? इसने कहा देखो बबुआ, बात ऐसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 है। तो यानी इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा ना, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में तोड़ते हो कि नहीं तोड़ते हो? तो बोलोगे हाँ सर तोड़ते हैं। यानी इसकी वैल्यू तुम्हारी 1 के बराबर आ गई है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की वैल्यू 1 है। तो यहाँ मतलब मैं सीधा रिजल्ट ही लिख देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। और रिजल्ट से क्या होता है वो समझो। रिजल्ट में यहाँ पर ये रहता है कि जैसे मानो अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू अगर तुम्हारी पी है, मानो पी है, तो अगर भविष्य में कभी तुम्हें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो ना, तो क्या करना तुम मेरे भाई, इसका उल्टा कर देना, पी का उल्टा कर देना, तो वो कितना हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू जो भी दी है ना, प्लस निकालने के लिए उसका उल्टा कर देना, या प्लस की वैल्यू जो दी है उसका उल्टा कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस वाले की वैल्यू। और जब इन दोनों को तुम जोड़ दोगे यहाँ पे, तो माइनस टेन प्लस टेन खत्म हो जाएगा, 2 सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और 2 सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो p प्लस 1/p। तो वहीं से खूबसूरत सा रिलेशन निकल के आ जाएगा, बिल्कुल उतना ही खूबसूरत जितना खूबसूरत आपका विचार है यहाँ पर। और वो हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1। और ये 2 वहाँ क्या कर रहा है, इसको यहाँ भेज दो, तो ये हमारा सेक थीटा की सीधा का सीधा वैल्यू देता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आता है जहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दिया रहेगा और सेक थीटा निकालना होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन में आपका ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बच्चे कितनी है, 3 है। तुम मुझे बताओ सेक थीटा का मान कितना होगा। आप यहाँ तुरंत लपेट देंगे। आप पता है क्या बोलेंगे, बात ऐसी है सर सुनिए, सेक थीटा का मान पूछेगा तो पी स्क्वायर प्लस 1/2p बताएंगे, और माइनस का 10 का मान पूछेगा तो वहाँ हम क्या कर देंगे, माइनस। तो सेक थीटा का मान पूछा है, सेक थीटा का मान क्या हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस 1/, कितना हो जाता है सर, 2p हो जाता है। ठीक है, p के जगह पर कितना लेंगे, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, और बट्टे में 3 × 2 हो जाएगा 6। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा 10/6, यानी कुल मिलाकर 5/3 ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। सीधा सीधा हमारा हिसाब किताब है 5/3। कितना हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हो या सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हो, दोनों में कुछ भी दिया हो, सेक थीटा की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस 1/2p होती है। जैसे आप ये सेक और टेन में अप्लाई कर पा रहे हैं, उसी तरीके से आप इसे कॉसेक और कॉट में भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉसेक और कॉट में भी यही रिलेशन बनता है। कॉसेक और कॉट में भी क्वेश्चन अगर आपको भविष्य में कल के दिन दे दिया जाए, जैसे मानो अगर ऐसा कह दिया जाए कॉसेक माइनस कॉट की वैल्यू अगर 5 है, और आप मुझे बताओ यहाँ पर कॉसेक का मान कितना होगा, मेरे भाई, तब भी यहाँ पर जो है आप वही रिलेशन लगाओगे, और वो क्या लगाओगे, पी स्क्वायर प्लस 1/2p। समझ में आ गया मेरी बात? लाइक कौन करेगा वीडियो को, कोई बताओ। थार चाहिए लेकिन लाइक नहीं करना है। थार ऐसे आ जाएगा भाई साहब, बहुत महंगी कीमत है उसकी, समझ रहे हो ना, 20 लाख रुपए है। कोई बात नहीं, सब आएगा। आ जाओ चलो। तो कॉसेक की अगर हम बात करते हैं तो कॉसेक की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर प्लस 1/2p हो गया यहाँ पे। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर पी के जगह कितना लेना है, 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 जमाए कितना हो जाएगा, 26, और यहाँ 5 का दोगुना हो जाएगा 10। अगर हम बात करेंगे तो 13/5 यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कितना हो जाएगा, 13/5। बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार, मज़ा आ गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना है। कॉसेक प्लस कॉट की वैल्यू दी है, कॉसेक का मान निकालना है। बट यहाँ पर जो एग्जामिनर ने किया है ना, वो ऐसा किया है कि उसने क्वेश्चन के ऑप्शन को थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में रखा है। वो आपको ये याद दिलाना चाहता है कि भाई तुम है ना यहाँ पर पहले आइडेंटिटी को समझो, नहीं समझोगे तो तुम्हारा दिक्कत होगा। तो हमने कहा ठीक है, हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर, ऐसा थोड़ी हमें नहीं आता है, हमें आता है। और हमें क्या आता है कि कॉसेक प्लस कॉट का मान अगर आप यहाँ देंगे और कितना देंगे, 5 देंगे, तो हमें इसका रिवर्स पता करना है। और रिवर्स हमें आता है, और रिवर्स क्या है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू, मैंने कहा था प्लस की वैल्यू जो देगा माइनस निकालना, उसका उल्टा कर देना। 5 का उल्टा कितना, 1/5 हो जाता है। या माइनस की वैल्यू 1/5 देगा, प्लस निकालना होगा, उल्टा कर देना। यही गेम है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे मानो अगर आप दोनों को जोड़ देते हो तो ये कॉट और कॉट तो खत्म, यहीं पे सत्यानाश हो गया। और कितने कॉसेक आ गए, 2 कॉसेक आ गए, और 2 कॉसेक का मान कितना निकल के आ गया मुन्ना, तो इधर इनको भी जोड़ दो तो 5 + 1/5। 2 कॉसेक की वैल्यू इतनी है अगर, तो हमसे तो सिर्फ 1 कॉसेक का मान पूछा है, तो क्या करो, 2 से डिवाइड। तो यहाँ इस 2 को इधर लेके चले जाओगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर बात ऐसी है, कॉसेक का मान 2 को उधर लेके जा रहे हैं तो 1/2, और यहाँ हो जाएगा 5 + 1/5। ये हमारा करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चले, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत शानदार। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, ये बताओ अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो हमारा इसका मान कितना होगा। देखते हैं कितने बच्चे आंसर बता पाते हैं। छोटा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए डाला है ताकि मुझे इस बात का ध्यान रहे कि मुझे इसके ऊपर आधारित सभी फॉर्मूले आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये जो समझ रहे हैं ना आप, यहाँ ये जो इक्वेशन दिख रहे हैं, ये बहुत खतरनाक आदमी है, अपने साथ 4 लोगों को लेके घूमता है, यानी 4 फॉर्मूले को लेके घूमता है, वो आपको पढ़ना है भाई। ठीक है, बहुत अच्छे, सबका आंसर 0 आ रहा है। सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। आपके पेपर में आए दिन यहाँ पर जो है ना ये आपका फॉर्मूला पूछा जा रहा है, और ये फॉर्मूला क्या है वो समझो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और इसके ऊपर काफ़ी सारे पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, और वो क्वेश्चन क्या क्या हैं वो समझिएगा। तो वो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो इस प्रकार का सवाल है। ये चारों फॉर्मूले जो हैं आपको ध्यान रखने हैं, 4 में बेसिकली 3 भी ध्यान रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला वाला फॉर्मूला ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा फिर उसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, तो हमारा एग्जामिनर क्या करता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दे देगा, ए बी बी सी ए सी का मान दे देगा, ए प्लस बी प्लस सी का मान दे देगा, मतलब इन तीनों टर्म्स के मान देकर, और हमसे इसकी वैल्यू पूछेगा। तो यही फॉर्मूला इसके बराबर है। ठीक है, अब फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 हमारा क्या हो जाता है, तो फॉर्मूला नंबर 2 हमारा हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर हो जाएगा। इसको अगर हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे तो कितना मज़ा होगा, तो बोलोगे कैसे सर, तो देखो यहाँ पे ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना दो, क्या बना दो, होल स्क्वायर बना दो, और उसमें से यहाँ कितना माइनस कर दो, तो उसमें से यहाँ पर जो है 3ab प्लस बी सी और प्लस यहाँ पर ए सी को आप माइनस कर दो। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर जब इसका होल स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2ab वाले के साथ ये माइनस होके वापस हमारा वही फॉर्मूला बन जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, बोलोगे सर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको a प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया जाता है, ए बी बी सी ए सी का मान दे दिया जाता है। जैसे मानो क्वेश्चन लिख लो आप लोग कॉपी में, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 है, ए बी बी सी ए सी की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 10 है, और हमसे ये पूरा मान पूछा जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी सी की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे, इस पूरे इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे और हमारा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखो, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू हमारी 10 है, तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc का मान कितना होगा। अब अगर किसी बच्चे को ये पता ही नहीं है कि ये फॉर्मूला किसके बराबर है, अगर उसको पता हो कि ये फॉर्मूला इसके बराबर है, तो यहाँ पर वो सीधा सीधा इन लोगों का यहाँ मान रखेगा और उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर पता ही नहीं तो क्या दिक्कत है, फिर समझो फिर आप बना ही नहीं पाओगे। फिर उसके बाद आ जाता है फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 क्या हो जाता है, वो हो जाता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी के मेरे भाई होल स्क्वायर के। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ यहाँ पर है ना आपका हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको कन्वर्ट करना होगा, और यहाँ पर है ना क्या लिखा है, इस फॉर्मूले को रहने दे क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में यहाँ पर रहेगा हमारा कुल मिलाकर, ठीक है, माइनस यहाँ पर करेंगे, और वो किसको करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को। ठीक है, बट इसको रहने दो यार, ये फॉर्मूला है ना अभी थोड़ा लेस नोन है, इसको जब हम करेंगे तो मतलब बढ़िया तरीके से, हालांकि अरेंज आप उसे कर सकते हो बट ज़रूरत नहीं है, हटाओ इसको, सीधा सीधा तीसरे फॉर्मूले पर लेकर आ जाओ, और वो हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। वो फॉर्मूला मैं बताता हूँ सारे बैचेस में, लेकिन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हो। ये तीसरा वाला फॉर्मूला हो जाता है। इसकी आवश्यकता हमें तब पड़ती है मेरे भाई यहाँ पर, जब हम बड़े बड़े संख्याएं हमारी दी गई हों, या पर्टिकुलरली हमारा a b c का मान दिया गया हो। जैसे क्वेश्चन में ऐसे रहेगा कि a की वैल्यू आपको 999 दे दिया जाए, b का मान आपको 998 दे दिया जाए, c का मान आपको एक तरीके से 1000 दे दिया जाए मानो यहाँ पर, या 1001 दे दिया जाए, और तब बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc।
अब उस केस में मेरे भाई यहाँ पर प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू यहाँ रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर वैल्यू यहाँ रखना मुश्किल हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो उस केस में हम यहाँ बड़ा सादा सा सिंपल सा यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को ना रख कर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू का ये कंसेप्ट हम याद कर सकते हैं और यहाँ डिफरेंस वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे चौथा जो फॉर्मूला है, हाँ भाई वो भी लिख सकते हैं, लिख ही लो अगर आपको लिखना है यहाँ पर, तो वो भी है हमारा फॉर्मूला, वो हमारा है a+b+c/2। ठीक है, यहाँ पर हमारा वही बात है, यहाँ पर आपका a+b+c का होल स्क्वायर आ जाएगा, उसमें से माइनस करोगे आप, वो आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है, रहने दो, यहाँ पर मत लिखो, इसकी कोई नीड नहीं है। अब ये जैसे मान लीजिए फॉर्मूला आपने याद कर लिया, उसके बाद आपको दो और पॉइंट क्या याद करने हैं वो समझिए। एक पॉइंट आपका हो जाता है कि a³ + b³ + c³, ठीक है, -3abc, इसका भविष्य क्या होगा, यहाँ पर क्या क्या इसके भविष्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक समझिए, ये फॉर्मूला जो हो जाता है वो हमारा 0 के बराबर हो जाता है, और ये फॉर्मूला हमारा 0 के बराबर कब होता है, जब दो कंडीशन अप्लाई होते हैं, और वो हमारा कौन कौन सा होता है, आए दिन CHSL में CGL में पूछा जाता है। पहला बात कि जब हमारा a = b = c हो जाए, और दूसरा बात मेरे भाई जब इन तीनों को जोड़ने पे 0 आ जाए। ये दो कंडीशन जब लगते हैं ना, तो ये क्यूब वाला जो फॉर्मूला है ये हमारा 0 के बराबर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर a = b = c हो, या फिर a + b + c तीनों का जोड़ 0 हो, तो ऑटोमेटिक हमारा a³ + b³ + c³ - 3abc किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो जैसे हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन में हमसे क्या दिया गया कि अगर तुम्हारा उल्टा भी पूछा जाता है, रिवर्स भी कहा जाता है, कि जैसे अगर x + y + z की वैल्यू 0 है तो आप इसका मान बताओ, तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरा जो कंसेप्ट रहता है ना, वो यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं रहता कि मैं आपको सीधा क्वेश्चन का आंसर बताऊं और निकल जाऊं पतली गली से, नहीं। अगर यूट्यूब पर आए हैं, पढ़ाने ही आए हैं, तो थोड़ा पढ़ा कर जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, 10 के जगह 8 क्वेश्चन कराना मुझे मंजूर है, लेकिन उन 8 क्वेश्चंस को ऐसे कराओ कि बच्चे के आसपास की चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी कवर अप हो जाए। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ ऐसा सवाल आपके सामने आ रहा है मेंसुरेशन का, बताइए यहाँ पे। जय श्री राम भाई। बताओ, चलो बताओ बताओ बताओ। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन के बारे में देखिए क्या कहा गया। एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। यदि इसकी त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है, ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाता है, तो इसकी क्षमता 1 दशमलव स्थान तक सही होगी। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, और वो ये मिसिंग है कि देन इट्स कैपेसिटी विल इंक्रीज बाई, यहाँ पर विल इंक्रीज या डिक्रीज बाई व्हाट %, यानी उसका जो एक तरीके से वॉल्यूम जो है ना यहाँ पर, वो कितने % से बढ़ेगा या घटेगा, ये क्वेश्चन में इसको पूछना चाहिए। अब कभी भी जब भी आप ऐसा सवाल देखते हैं, कभी भी मेंसुरेशन में ही जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कोई वर्ग है, स्क्वायर है आपका, उसकी भुजा को फलाने % से बढ़ा दो तो यहाँ पेरीमीटर या एरिया में कितने का चेंज होगा, कोण है बढ़ा दो तो पेरीमीटर एरिया में कितने का चेंज होगा, क्यूबॉइड है बढ़ा दो पेरीमीटर एरिया में कितने का चेंज होगा, या वॉल्यूम में कितने का चेंज होगा। तो कभी भी जब हम लोग ऐसे सवाल देखते हैं तो इसमें हमारा परसेंटेज का रोल होता है, और सबसे पहली बात, इस वैल्यू की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपको पहले बता दूं, इसकी कोई भी यूटिलाइजेशन, कोई भी यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, तो कर्व सरफेस एरिया। पहली बात किसके बारे में बात किया गया, कोण के बारे में। तो ये एक राइट सर्कुलर कोण होता है। कभी आप लोगों ने फोकस किया एक शब्द पे कि कभी भी अगर मान लीजिए कोण के बारे में कहा जाता है, तो कोण के बारे में ये राइट शब्द क्यों लिखा जाता है, राइट सर्कुलर। मैं आपको बताता हूँ, कोण भी जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। बस ये है कि आप लोगों ने कभी डिटेल में जानने की कोशिश नहीं की। एक आपका ये भी कोण है, और मेरे भाई एक आपका ये भी कोण है। ठीक है, अब इन दोनों कोण में हमें कौन सा लेना होता है, तो जब वो शब्द राइट सर्कुलर इस्तेमाल होता है ना, तो ये लेना होता है। कारण क्या है, हम आपको बताते हैं। कारण ये है कि ये वाला जो एक्सिस है ना इसका, इस एक्सिस के साथ 90 का कोण बनाएगा, तो इसीलिए इसको राइट सर्कुलर कोण कहते हैं। और यहाँ पर ये एक्सिस इस एक्सिस के साथ 90 नहीं बना रहा है, तो ये राइट सर्कुलर कोण नहीं है।
सिलेंडर की भी बात करो तो सिलेंडर भी आपका दो तरह का होता है। कभी भी अगर आप पढ़ना तो इंग्लिश में लिखा होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर ये है, नहीं तो भैया सिलेंडर तो एक ये भी है जिसको आप कह सकते हो, लेकिन ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना होता है हमारे सिलेबस में ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट है, इसलिए जनरली हम इसी को लेके चलते हैं। बट कभी अगर किसी को पढ़ाना हो तो वो ये पॉइंट अपने बच्चों को समझा सकते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट आता है उससे बस। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ सिलेंडर सॉरी कोन के बारे में, तो जैसे मानिए यहाँ पर ये हमारा कोन हो गया। अब इस कोन में हमारा क्या होता है, तो कोन के पास एक हमारा हाइट भी होता है और कोन के पास एक हमारा रेडियस भी होता है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप उसके रेडियस को बढ़ा रहे हैं 100% से और हाइट को कम कर रहे हैं 50% से, तो वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, चाहे आप पेरीमीटर का चेंज निकाल रहे हैं, चाहे आप एरिया का चेंज निकाल रहे हैं, चाहे आप वॉल्यूम का चेंज निकाल रहे हैं, इस बात को कभी भी ध्यान रखिएगा कि ये कांस्टेंट टर्म की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को यहाँ पे। जैसे कई बार क्या होता है कि शादी करनी है और उन्हीं से करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी रस्में निभाई जाएं, एक मंगलसूत्र भी काम कर जाता है। तो वही वाली बात है कि यहाँ पर अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म का आवश्यकता है ही नहीं, चाहे कौन हो सिलेंडर हो कुछ भी हो मेरे भाई। यहाँ पर बस यहाँ पर जो है वो इन वेरिएबल की आवश्यकता है, इन वेरिएबल का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यानी वॉल्यूम जो है वो हमारा डिपेंड कर रहा है रेडियस के स्क्वायर पे और यहाँ पर हाइट पे। तो रेडियस की हम बात करते हैं, रेडियस हमारा क्या हुआ है, तो रेडियस को देखो 100%, 100% का मतलब पता है क्या होता है, अपने आप का 2 गुना हो जाना। बाकी फिर भी अगर आपको लिखना है तो आप बकायदा यहाँ लिख सकते हैं 100%। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 100 हो जाता है, इस परसेंट को नीचे लेकर आओगे तो वो 100 होगा, कुल मिलाकर 1/1। तो बोलोगे सर 1 था और 1 बढ़ गया, यानी पहले रेडियस 1 था और एक में एक बढ़ गया तो कितना हो गया, 2 हो गया मेरे भाई। ठीक है, रेडियस हमें कितनी, रेडियस के ऊपर 2 पावर लगा है तो रेडियस को हमें 2 बार लिखना होगा, 3 पावर लगता तो 3 बार लिखते हैं, 4 पावर लगता है 4 बार लिखते हैं, जितने पावर लगे होते हैं ना यहाँ पे हमें यहाँ पर जो है उतने बार लिखना होता है मेरे भाई। समझना इस बात को यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं तो हाइट जो है वो 50% से रिड्यूस कर दिया गया है। तो 50% की अगर हम बात करते हैं तो 50% का मतलब 1/2 होता है, कमी की गई है तो माइनस। यानी अगर हम हाइट के बारे में बात करें तो हाइट पहले हमारा 2 था, 2 में हमने एक कम कर दिया यानी कितना हो गया, तो मेरे भाई 1 हो गया। अब ये हमारा सहज तरीके से वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है, 2 से हमारा 2 खत्म, 1 × 1 1 हो जाएगा और 2 × 1 हमारा 2 हो जाएगा, यानी अपने आप का जस्ट 2 गुना हो गया। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 100%। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हाइट इज़ रिड्यूस्ड बाई इतना, कैपेसिटी विल करेक्ट। हाँ, मतलब यहाँ पर ऑप्शंस भी इसके सारे के सारे गलत हैं, ऑप्शन को भी आप बदल लो यहाँ पर। तो कुल मिलाकर अगर वॉल्यूम के इंक्रीज़ करने की हम बात करते हैं तो वॉल्यूम का इंक्रीज़ होने का बात अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 1 से 2 हो गया, यानी एक इंक्रीमेंट 1 के ऊपर इंटू कितना 100%। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 100% से मेरे भाई। यानी कल के दिन अगर मान लीजिए हम यहाँ पर जो है रेडियस को 100% से बढ़ा देते हैं और ऊंचाई को 50% से कम कर देते हैं, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर हमारा मेरे भाई 100% होगा। क्लियर है इस बात को यहाँ पे, समझ गए। क्योंकि ये जो है दोनों पर डिपेंड करता है, रेडियस पर भी और हाइट पर भी। रेडियस का रेशियो 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, हाइट का रेशियो 2 से 1 हो गया। ओवरऑल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम हमारा 1 से 2 हो जाएगा, यानी 100% का हमारा जो है वो इंक्रीमेंट आ गया है। लीटर में चाहिए तो भाई लीटर में भी तुम्हारा जो बढ़ेगा वॉल्यूम तो उतना ही बढ़ेगा ना, जैसे 2310 अगर था तो आज भी 2310 का ही इंक्रीमेंट होगा। तो लीटर में थोड़ी यहाँ पर चाहिए कि कितना हुआ है, परसेंटेज पूछ रहा था मैं, परसेंटेज की आवश्यकता है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहा है, ए बी सी में एंगल ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया, बी और सी के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने के पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, और 2 कंसेप्ट ज्योमेट्री के ऐसे हैं ना एकदम डाई हार्ड जिगरी। ठीक है, जैसे आप उसके बिना नहीं रह सकते वैसे ज्योमेट्री इन 2 सवालों के बिना नहीं रह सकता है, और एग्जामिनर तो बिल्कुल इन 2 सवालों के बिना रह ही नहीं सकता है, वो इसको पूछेगा ही पूछेगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो वो कैसे पूछता है वो यहाँ पर समझो। यहाँ पर जो उसका क्वेश्चन होता है वो आपका ये होता है कि जैसे मानिए एक आपका ट्रायंगल है, दोनों कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं, दोनों का ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, जैसे पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे
ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन तो आसान है और बाकी मैं आपको दो यहाँ पर पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पर ये देखिए कि आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी नाम का है। इसमें जो क्वेश्चन बाइसेक्टर के ऊपर बनता है वो हमारा क्या बनता है वो समझो। इस लाइन को हम थोड़ा दूर तक खींचते हैं, एंगल बी का यहाँ बाइसेक्टर जो है उसे लेकर जाओ और साथ में यहाँ पर इस एंगल का बाइसेक्टर इसे लेकर जाओ और दोनों को यहाँ पर ज्वाइन करो और इसे नाम दे दो पी का। कल के दिन यहाँ पर ए की वैल्यू तुम्हारा 100 डिग्री देगा और बोलेगा यहाँ पर बताओ पी का मान कितना है, और उस केस में आपसे पूछा जाएगा बताइए कितना होगा। अब आप यहाँ पर छोटी सी बात को बोलेंगे कि सर देखिए यहाँ हमने एंगल बी के बाइसेक्टर को बढ़ाया, यहाँ पर हमने एंगल सी के बाइसेक्टर को बढ़ाया, ये एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर है और ये सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। दोनों को मिलाने के बाद जब वो पी पर मिलेंगे तो पूछा जाता है ये कोण कितना है। वो आपको ध्यान रखना है कि एंगल बीपीसी जो हो जाएगा मेरे भाई, वो एंगल बीपीसी कितना होगा, तो एंगल बीपीसी जो होगा वो हमारा होगा सीधा का कितना, 100 का आधा, यानी 100 का आधा कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 50 डिग्री। तो एक ये क्वेश्चन रहता है। दूसरा क्वेश्चन जिसे हम इंसेंटर का नाम दे सकते हैं, वो भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है और वो क्या होता है, जहाँ पर ये आपका एबीसी नाम का ट्रायंगल हो गया, एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर, एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर और एंगल सी का इंसेंटर बाइसेक्टर यहाँ मिलता है। दोनों के दोनों आंतरिक कोण समद्विभाजक जब यहाँ मिलते हैं और यहाँ पर तब इसकी वैल्यू 100 दे दी जाती है और यहाँ पर तब आपसे पूछा जाता है पी का मान कितना होगा बताओ। तो ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई इस केस में यहाँ पर जो ये पी की वैल्यू आएगी ना, ये एंगल बीपीसी जो हमारा आएगा वो हमारा कितने के बराबर आएगा, तो बोलोगे सर ये 90 प्लस एंगल a/2 हो जाएगा। यानी एंगल ए का आधा अभी भी करना है, ठीक है, यहाँ भी हम एंगल ए का आधा कर रहे थे, यहाँ भी एंगल ए का आधा करेंगे, बस यहाँ पर सिर्फ आधा करके आंसर दे रहे थे और यहाँ उसके आधे में 90 जोड़ के आंसर देंगे। क्या करेंगे, उसके आधे में 90 जोड़कर आंसर देंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 90 प्लस यहाँ 100 का आधा कितना हो जाता है 50, तो कुल मिलाकर आंसर कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है, कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इन सेंटर, कि जब एक बाइसेक्टर मिला और दूसरा बाइसेक्टर मिला तो जिस पॉइंट पर मिलता है उसे हम इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, बाकी कभी डिटेल में इन सेंटर पढ़ाएंगे तो 1 घंटा पढ़ा सकते हैं उसके ऊपर, 2 घंटा, क्योंकि बहुत सारी बातें उसके अंदर जानने वाली बात है। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था, इस क्वेश्चन में अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या कहा गया कि भाई तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का नाम यहाँ पर क्या है, तो एबीसी नाम का कोई ट्रायंगल है। एंगल ए की वैल्यू तुम्हें दे दी गई है और एंगल ए का मान कितना दिया गया है, तो 66 डिग्री दिया गया है। साथ में यहाँ पर एंगल बी का वैल्यू तुम्हें दिया गया और वो कितना दिया गया, 50। कहा गया भाई इसको बी को गोली मारो। तुम यहाँ देखो पहले, जैसे मानो यहाँ पर बी के और सी के बाइसेक्टर को मिलाओ। कहा है ना कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट एट पी, अगर हम यहाँ बी के समद्विभाजक को देख रहे हैं और अगर हम यहाँ सी के समद्विभाजक को देख रहे हैं और दोनों कहाँ पर मिल रहा है, पी पर मिल रहा है, तो सबसे पहला बीपीसी और फिर तुम्हारा पीसीए, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। आपको मैंने अभी बताया कि ये बीपीसी आप कैसे निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर बीपीसी का मान कैसे निकलेगा, तो बीपीसी का मान हो जाएगा 90 प्लस यहाँ इसका आधा, 66 का आधा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 123 हो जाएगा। यानी बीपीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 123 डिग्री। कितना हो जाएगा, 123 डिग्री। अब उसके बाद हमें कौन सा निकालना है, पीसीए निकालना है। कौन सा निकालना है, पीसीए, यानी अगर हम बात करें पी, सी और ए, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैनर में आप मुझे ये बताओ, ये 66 डिग्री है और ये पूरा का पूरा हमारा एंगल बी कितने का है, तो ये बोलोगे सर ये 50 डिग्री का है। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, तो बोलोगे 180। ठीक है, उस 180 में ये 66 है और ये 50 है, तो तीसरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा बताना। तो 180 में से यहाँ पर 116 को घटा दो, ठीक है, 64 बचेगा तुम्हारा। ठीक है, ये 66 और यहाँ पर 55, इन दोनों को जोड़ोगे मेरे भाई तो 116 होगा और 180 में से जब 116 को घटाओगे तो तुम्हारा कितना बच जाएगा मेरे भाई, 64 बच जाएगा। यानी एंगल सी 64 होगा। 64 में ये दोनों आधे आधे होंगे, आधे आधे होंगे तो यानी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 64 में आधा आधा होगा तो ये 32 होगा और ये हमारा कितना होगा, 32 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया कि तुम्हें बीपीसी में से कितना माइनस करना है, तो बीपीसी में से तुम्हें यहाँ पर ये वाला एंगल माइनस करना है, तो यहाँ पर तुम्हारा 91 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, 81 नहीं आंसर होगा पवन बाबू, गलती कर दिए ना आप वहाँ पे बस। ठीक है, यही गलती
नहीं करनी थी पेपर में, समझ रहे हैं? आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आ जाओ। टाइम एंड वर्क का एक प्यारा सा छोटू मोटू क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए बताइए क्या है सवाल। ये कहा गया ए जो है 1/5 काम को 3 दिनों में कर सकता है, बी 1/4 काम को 7.5 दिनों में कर सकता है। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू 4/5 ऑफ द सेम वर्किंग। वो लोग 1/4 काम कितने दिनों में करेंगे? जल्दी बताओ, ठीक है? बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर अच्छे क्वेश्चंस कराओ, हाई लेवल कराओ। ठीक है भाई, हाई लेवल का सेशन किसी और दिन लेकर आएंगे, ठीक है? आज बिल्कुल भी मन नहीं है हाई लेवल क्वेश्चन कराने का। आज मन यहाँ पर ये है कि जो बच्चों के लिए एक्सपेक्टेड आ रहा है, जिससे उनका बेनिफिट हो सकता है, जिससे एक तरीके से यहाँ पर उनके पेपर में बेनिफिट, जो एक एक्सपेक्टेशंस आ सकते हैं, वो कराने आया हूँ भाई, ठीक है? हाई लेवल पढ़ना तो आ जाओ, मेंस के बैच में रगड़ के पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि फिर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। आप देखिए ना मेंस लेवल की शीट। हाई लेवल बनाना ही है तो एक काम करिए, आप ये मॉक टेस्ट 60 वाली किताब लगाइए। अगर आप इस किताब के, ठीक है, अगर आपको हाई लेवल का ही बहुत शौक है तो इस किताब का चैप्टर नंबर 2 लगा लीजिए, ब्रेनस्टॉर्मर्स। अगर आपसे बन जाए भाई तो बताइएगा, विद सॉल्यूशन। मैंने इस किताब को खुद लिखा है, खुद बनाया है। मैं हर बच्चे का ध्यान रखता हूँ भाई, जिसको इजी चाहिए इजी भी, मॉडरेट चाहिए मॉडरेट भी, टफ चाहिए टफ भी। आपको अगर अच्छे क्वेश्चन चाहिए आज के समय में और मतलब रेलिवेंट चाहिए, आप बनाओ ना इस किताब का चैप्टर नंबर 2, ठीक है? ब्रेनस्टॉर्मर्स नहीं बन रहा बच्चों से भाई, और 30 मिनट में तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा, बना के दिखाओ। और बना लिया तो यूँ समझ लो फिर मैथ्स में आपको कोई पीछे छोड़ने वाला नहीं है, कोई भी नहीं छोड़ सकता, आप पढ़ा सकते हो, इस लेवल का कंटेंट है। बनाओ यार, ठीक है? 1/5 काम को यहाँ पर 3 दिनों में कर रहा है, तो अगर हम बात करते हैं 1/5 काम को 3 दिनों में कर रहा है, तो पूरा का पूरा काम जो है वो कितने दिनों में करेगा? तो 5 × 3। पूरे काम का मतलब होता है 1 यूनिट वर्क। 1 जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। अगर मैं 1 हूँ यानी अपने आप में 100% हूँ, लेकिन 1/2 हूँ मतलब 50%, इस तरीके से करके 1/3 हूँ तो 33 होल 1/3%। तो जैसे कभी भी अगर कहा जाए ना यहाँ पर कि फलाना काम कर रहा है, तो मेरे भाई हमेशा ऊपर 1 बनाने की कोशिश करो। तो 1 यूनिट काम वो कितने में करेगा? तो 1 यूनिट काम वो 15 दिन में करेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो ए पूरा का पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो पूरा का पूरा काम 15 दिनों में करेगा। साथ में यहाँ पर भी 1/4 काम 7.5 दिन में। तो अगर 1/4 काम 7.5 दिन में, तो पूरा काम 7.5 का 4 गुना। 7.5 का 4 गुना कितना होता है? 30 होता है। तो बी पूरा का पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है मेरे भाई? 30 दिनों में कर सकता है। 15 30 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 15 का 2 गुना, 30 का 1 गुना, ठीक है? सवाल में कहा गया वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू 4/5 ऑफ द सेम वर्किंग। अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में कर सकते हैं? तो पहली बात यहाँ पर टाइम हमसे पूछा गया। टाइम का मतलब क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कितना काम करना है? तो यहाँ पर ये जो 30 है ना, इस 30 का कितना काम करना है? तो 4/5 काम करना है, ठीक है? और यहाँ एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन करेगा? तो ए भी करेगा और बी भी, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 5 से अगर हम काटेंगे तो 6 बार में, 3 से अगर हम काटेंगे तो 2 बार में, तो 2 × 4 कितना? 8। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक और छोटू क्वेश्चन है आपका। हालांकि ये क्वेश्चन आपके अलजेब्रा का पूछा गया है अभी रिसेंट के एग्जाम्स में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। a + b + c की वैल्यू 10 है, ए बी बी सी ए सी की वैल्यू 30 है, तो a² b² c² का मान कितना होगा? ये क्वेश्चन आपके a + b + c के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर आधारित है। ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको जान के रखना है कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा? तो a² + c² + c², ठीक है, +2 × AB + BC + AC, ये हमारा मेन फार्मूला हो जाएगा भाई। अब जैसे मानो ये फार्मूला है, तो यहाँ पर अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, या इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे रहता है जैसे इन दोनों का मान दे देगा ये पूछ लेगा, इन दोनों का वैल्यू दे देगा ये पूछ लेगा, या ABC और यहाँ इसकी वैल्यू देके ये पूछ सकता है। कोई भी दो का मान देके तीसरे का मान हमसे पूछा जा सकता है। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर a + b + c कितना दिया गया? 10। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा। a² b² c² यही पता करना है। इसको मान लेते हैं यहाँ पर कि चलो भाई तू x के बराबर है, प्लस ए बी बी सी ए सी की वैल्यू कितनी है? 30। 30 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो बड़े प्यार से सहज तरीके से 100 में से 60 घटा दीजिए, 40, यहीं आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। लाइक करते रहेंगे वीडियो को, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, ये गलती है आप लोगों की, लाइक करना है। ठीक है, अब आ जाइए, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था उसी पर आधारित एक और प्रश्न है। देखते हैं इसका आंसर कितने जल्दी सबसे पहले कौन दे रहा है। ठीक है, बताइए। बताइए भाई। आ जाइए, सवाल देखिए, यदि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 11 और 16 है, उनके आधारों के त्रिज्या का अनुपात 3 और 4 है, ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, पूछा जाता है। जैसे आपका यहाँ पर क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, अगर आप बात करें तो आपके पास दो शंकु है, दो शंकु है मतलब यहाँ पर क्या है, तो दो कोण है आपके पास। उन दो कोण के यहाँ पर जो है क्या दे दिया गया है, तो वॉल्यूम का रेशियो दे दिया गया है, रेडियस का रेशियो दे दिया गया है, और हमसे यहाँ पर हाइट का रेशियो पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कोण है, तो एक हमारा रेडियस हो गया, ठीक है, और हमें पता है कि रेडियस को हमें कितनी बार लिखना होता है, 2 बार, हाइट को हमें कितनी बार लिखना होता है, 1 बार, और ये हमारा आ जाता है वॉल्यूम। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि कोई भी अगर शंकु है यहाँ पे, तो उस शंकु का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कांस्टेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। रेडियस के रेशियो को 2 बार लिखना होता है, हाइट के रेशियो को 1 बार लिखना होता है, ठीक है। इसलिए मैंने रेडियस के रेशियो को 2 बार लिखा है, हाइट के रेशियो को 1 बार लिखा है, और साथ में यहाँ पर क्या लिखा है, तो वॉल्यूम का रेशियो लिखा है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि उन दोनों का यहाँ पर वॉल्यूम का जो अनुपात है 11 और 16 है। वॉल्यूम का अनुपात कितना है, तो 11 है और 16 है, ये पहला शंकु है, दूसरा है। रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस का रेशियो 3 हो गया और हमारा कितना हो गया, 4। यहाँ भी 3 हो गया और कितना हो गया, 4। अब हाइट के बारे में पूछा जा रहा है। कई लोग यहाँ डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, नहीं करना होता है डिवाइड। आपको मैंने कई बार समझाया और कई तरीके से समझाया मैंने यहाँ पर कि एक इसका शॉर्टकट होता है, लॉजिक होता है, वो हमें अप्लाई करना होता है। पेपर में भी क्या करता है, लेंथ का रेशियो दे देगा, एरिया का रेशियो दे देगा, ब्रेथ गायब कर देगा। वो आप लेकर आते हैं, और वो लेकर आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। डिवाइड करके कभी नहीं लाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होगा, जैसे अगर आपको इसके ऊपर लिखना है ना, तो आप यहाँ पर लिखो 11 इंटू और 4 इंटू 4, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर देखो यहाँ कैसे लिखते हैं, 11 इंटू ये पूरा क्रॉस में आएगा, यानी 4 इंटू 4 हो जाएगा। रेशियो इसके ऊपर लिखना है, तो इसके ऊपर क्या लिखोगे, तो यहाँ 16 को उठा के लेकर आओ, और 16 इंटू मेरे भाई ये इन दोनों के साथ क्रॉस होगा, यानी 3 इंटू 3 हो जाएगा। भाई समझ में आ गया बात यहाँ पे, ये 16 इस 16 को काट देगा, और 11 रेशियो 9 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा सवाल आए तो 11 लिख दिया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 लिख दिया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 ने 16 को काटा, 11 रेशियो 9 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाइए, एक छोटू कंसेप्ट हमारा एलिगेशन के ऊपर, यहाँ ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर एलिगेशन नहीं लगाओगे तो बुरा फंस जाओगे, एलिगेशन लगा लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या कहा गया, सिंपल सवाल कहा गया कि 15 बॉयज एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयर फॉर अ टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉय वाज 26, एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स वाज 36, व्हाइल द कंबाइन एवरेज वाज 30, हाउ मेनी गर्ल अपीयर फॉर द टेस्ट, कितनी लड़कियां पेपर देने आई हैं। हमने कहा ठीक है सर, देखो एलिगेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको आप कई जगह पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो अप्लाई होगा कहाँ पे, जहाँ पर भी ऐसा रहेगा कि एक पार्ट का हमें औसत दे दिया, दूसरे पार्ट का औसत दे दिया, और टोटल पार्ट का दे दिया। जैसे मानो कोई भी क्वांटिटी अगर किन्हीं भी दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है ना, तो वहाँ हम एलिगेशन लगाते हैं। मान लीजिए जैसे ऐसे समझा लेते हैं कि एक क्लासरूम है, वो क्लासरूम दो लोगों से मिलकर बना है, लड़कों से भी और लड़कियों से भी। तो अगर कल के दिन ऐसा रहेगा कि लड़कों का उम्र दे दे, लड़कियों का उम्र दे दे, पूरी क्लास का उम्र दे दे, वहाँ लगा सकते हैं एलिगेशन। ऐसा होगा जैसे मान लीजिए कोई मिक्सचर है, वो मिक्सचर दूध और पानी से बना है, तो ऐसा होगा जैसे पहले मिश्रण में पानी का परसेंट, दूसरे मिश्रण में पानी का परसेंट, और दोनों से बने हुए मिश्रण में पानी का परसेंट, तो वहाँ पर आप एलिगेशन लगा सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी चीज़ अगर दो लोगों से मिलकर बनी है तो वहीं एलिगेशन लगाया जा सकता है। एलिगेशन का मतलब ही होता है यहाँ पर दो लोगों को कंबाइन करके बनाना।
ठीक है यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए लड़कों का औसत 26 है, लड़कियों का 36 है, पूरे क्लास का 30 है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, लड़कों का औसत, यानी ये बॉयज़ हो गया यहाँ पर, ये गर्ल्स हो गया, ठीक है। लड़कों का औसत 26, लड़कियों का औसत हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 36, और पूरे क्लास का औसत कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा सर, ठीक है। 36 में से 30 घटा दीजिए 6 आ जाएगा, 30 में से 26 घटा दीजिए 4 आ जाएगा। ये जो आता है ना, ये रेशियो होता है, और ये रेशियो इनके नंबर के बारे में बताता है कि इनके नंबर कितने थे। सवाल में देखेंगे तो लड़कों का 15 कहा गया। अच्छा, इस रेशियो को थोड़ा काट लो, 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में। लड़कों की संख्या की वैल्यू दी गई है, 3 का मान कितना दिया गया है, 15, यानी ये 3 का 5 गुना है। तो अगर ये 3 का 5 गुना है तो 2 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाओ, अगला सवाल देखो। इस सवाल को छोड़ो, यहाँ पे ये सवाल नहीं है। ये सवाल बताइए, ये सवाल थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा गया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 12, 35 और 37 है, तो त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात करें। अब जनरली क्या होता है कि इन रेडियस पर एग्जामिनर हर बार खेलता है बच्चों के साथ, ठीक है, हर बार खेलता है, उसकी आदत है यहाँ पे कि वो इन रेडियस पर आपसे मजे लेगा ही लेगा, सरकम रेडियस के आपके मजे लेगा ही लेगा। इस क्वेश्चन में जैसे मानो सरकम रेडियस पूछा गया, मेरे भाई यहाँ पर इन रेडियस भी पूछा जा सकता था, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं। अब जनरली हमें क्या होती है, ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है इन रेडियस और सरकम रेडियस का, तो हमें जो आदत लगी होती है वो हमें फटाक फटाक यहाँ पर बस इन रेडियस सरकम रेडियस का फॉर्मूला लगाने का आदत होता है, जो कि गलत है। असल में आप अगर देखोगे तो इन रेडियस का मतलब हो जाता है यहाँ छोटू आर, ठीक है, और यहाँ इन रेडियस जो हो गया वो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, तो इन रेडियस का फॉर्मूला बड़े ही प्यार तरीके से आप यहाँ कहोगे, ठीक है, कि सर इन रेडियस अगर निकालना है, जैसे इन रेडियस होता क्या है, कभी भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर मान लीजिए आपने कोई सर्कल बना दिया है, तो उस सर्कल का जो रेडियस होता है उसी को हम कहते हैं अंतरत्रिज्या या इन रेडियस। और ये इन रेडियस निकालने का तरीका ये होता है कि इस ट्रायंगल का आप एरिया जो है उसको निकालो और उसको भाग कर दो किसके साथ, सेमी पेरीमीटर के साथ, ठीक है, सेमी पेरीमीटर के साथ मेरे भाई। उसी तरीके से अगर मानो कोई यहाँ ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और उसके बाहर अगर कोई सर्कल बना है, उसके रेडियस को सरकम रेडियस कहते हैं, और सरकम रेडियस निकालने का जो तरीका होता है वो मेरे भाई ABC/4 टाइम्स ऑफ एरिया होता है। डेल का मतलब हो गया एरिया। अब हमें आदत इस प्रकार की है कि इन रेडियस निकालना है तो ये लगाएंगे, और सरकम रेडियस निकालना है तो ये लगाएंगे। लेकिन कई बार है ना, हम यहाँ देखते नहीं हैं कि एग्जामिनर ने हमसे जो पूछा है क्या वाकई वो हमसे इतना मेहनत करवाना चाहता है, या कुछ इसके स्पेशल केसेस बनते हैं वो होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल स्पेशल केसेस बनते हैं, और वो स्पेशल केस कहाँ बनते हैं, तो स्पेशल केस बनते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, अगर ये ट्रायंगल क्या बन जाए दोस्त, अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, उस केस में मेरे भाई ये हो जाता है परपेंडिकुलर, ये हो जाता है बेस, और ये हो जाता है हाइपोटेनस। तो उस केस में अगर आपको इन रेडियस निकालना है तो आपको परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2 करना पड़ेगा, ठीक है, ये सीधा शॉर्टकट हो जाएगा। और अगर आपको सरकम रेडियस निकालना है तो सरकम रेडियस निकालने के लिए बहुत ही आसान बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको सरकम रेडियस निकालना है तो सीधा अपने हाइपोटेनस का क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, ये सरकम रेडियस हो जाएगा। लेकिन वो मेरे भाई आप तब पहचानोगे ना जब आपको पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब एग्जामिनर को ये बात समझ में आ गया कि भैया हम इसको देंगे यही वाला केस, लेकिन अगला बंदा पकड़ नहीं पाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि जो जनरली आप लोगों को ट्रिपलेट याद होते हैं वो कौन से वाले ट्रिपलेट याद होते हैं, 3 4 5, 5 12 13, ऐसे ही याद होते हैं। अब अगर गौर से देखोगे ना तो 12, 35 और 37 भी एक ट्रिपलेट है, और अगर ये ट्रिपलेट है तो ये राइट एंगल है, बस तो काम खत्म। ठीक है, पागल थोड़ी एग्जामिनर यहाँ पर यार तुमको उतना टफ क्वेश्चन देगा और इतना कैलकुलेशन करवाएगा। ये 12 है, ये 35 है, और ये मेरे भाई क्या हो गया, 37 हो गया। अब अगर मानो सरकम रेडियस वो तुमसे पूछ रहा है तो सीधा सीधा क्या कर दो, इसका आधा कर दो, यहाँ पे सीधा का सीधा 37 का आधा यानी कितना हो जाएगा, 18.5, बात खत्म। बाकी लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर इन रेडियस पूछेगा तो ज़रा बताना एक बार आंसर जल्दी से, फटाक फटाक यहाँ कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगर वो इन रेडियस पूछ लेता, अंतः त्रिज्या पूछ लेता, तो क्या बताते, तो बोलते सर परपेंडिकुलर प्लस यहाँ बेस और माइनस हो जाएगा कितना, हाइपोटेनस, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर, 2। तो P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2 हो जाएगा। 47 10 यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, तो पेपर में दोनों बातें पूछी जाती हैं। हाँ, बस आपका बुद्धि वहाँ काम करना चाहिए कि यहाँ पर वो पक्का राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है, वो देखना है आपको। नहीं बनाया तो खराब किस्मत थी, फिर तो भैया पूरा ये फॉर्मूला लगा लो, 99% केसेस में वो राइट एंगल ट्रायंगल बना ही रहा होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ऐसा सवाल देखते हैं सर्कल के ऊपर क्या है। Two parallel chords are drawn in a circle of diameter 10 centimeter, sorry 10 meter. The length of one chord is 8 meter and distance between the chord is 6 meter. Find the length of chord. आपको पता है इस क्वेश्चन के दो रूप हैं। जैसे हर इंसान का दो रूप होता है, एक अच्छा वाला और एक बहुत अच्छा वाला। समझ रहे हैं आप यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मानो इस क्वेश्चन में भी दो रूप इसके बन जाते हैं। वो दोनों रूप कौन से बनते हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला वाला जो बनता है वो यहाँ पर ये बनता है, मैं पूरा का पूरा फोटो ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये दो केसेस के बनते हैं। पहला केस यहाँ पर ये कहा जाता है कि देखो तुम्हारे पास दो तरह के कॉर्ड हैं, और वो दो तरह के कॉर्ड क्या हैं, तो ये तुम्हारा जैसे पहला कॉर्ड हो गया और ये तुम्हारा दूसरा कॉर्ड हो गया। फिर यहाँ कहा जाता है सेंटर से तुमने इसको ज्वाइन किया है, और डिस्टेंस के बारे में कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ये वाली लाइन। दूसरा जो केस बनता है वो हमारा ये केस बनता है कि हमारा एक कॉर्ड यहाँ रहेगा और दूसरा कॉर्ड हमारा यहाँ रहेगा। अच्छा, दोनों कॉर्ड पैरेलल होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। दोनों के दोनों समानांतर होंगे, टेढ़ा मेढ़ा कोई नहीं होगा, एकदम पैरेलल का मतलब पैरेलल होगा भाई। ठीक है, यहाँ पर हाँ पैरेलल है मतलब पैरेलल है, यहाँ समानांतर है। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा, अच्छा इस केस में डिस्टेंस निकालना होगा तो ये वाला होता है। अब कई ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पर ये कह दिया जाता है दे आर ऑन द सेम साइड एंड दे आर ऑन द अपोजिट साइड, तो बड़ा अच्छे तरीके से हमारे लिए क्लियर हो जाता है। लेकिन कई ऐसे सवाल भी होते हैं जहाँ पर आपको ये कहा ही नहीं जाता है, वो आपको अपने बुद्धि का प्रयोग करके निकालना होता है कि वो सेम साइड होंगे या अपोजिट साइड होंगे। ठीक है, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, इतना कहा गया कि दो तरह के कॉर्ड हैं, डायमीटर 10 है, पहले कॉर्ड की लंबाई 8 है, उनके बीच की दूरी 6 है, तो बताओ दूसरे की लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ आपको अपना माइंड यूज़ करना है। जैसे मानो मैं आपको पहले गलत केस बताता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा सर्कल हो गया, डायमीटर 10 है तो इसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे। पहले कॉर्ड की लंबाई 8 है, मान लो ये मैंने पहला कॉर्ड बना दिया, इसकी लंबाई 8 हो गई। उसके बाद हमसे यहाँ लंबाई 8 होने का, अच्छा ये सेंटर हो गया मेरा। डायमीटर मेरा कितना है, तो डायमीटर मेरे भाई यहाँ पर 5 है, तो ये 5 है, तो यानी ये कितना हो गया रेडियस हमारा, सॉरी डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 हो जाएगा, हो गया। ये पूरा का पूरा कॉर्ड जो है ना ये 8 है। जब सेंटर से कॉर्ड पर हम जोड़ते हैं तो ये आधे आधे भागों में बढ़ जाता है, यानी ये हमारा कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। और साथ में अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कारण ये 3 कहाँ उड़कर आ गया हवा में, नहीं, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटा के रूट लगाओगे तो ये तुम्हारा 3 आएगा। राइट एंगल का प्रॉपर्टी है मेरे भाई। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि इन दोनों कॉर्डों के बीच की दूरी तुम्हारी 6 सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ ये मान के चल रहा हूँ कि जो दूसरी वाली कॉर्ड है अगर वो इसके नीचे होती, इसी साइड में, सेम साइड में, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर और बढ़ जाता, यानी उसके बाद हमारा क्या हो जाता, उसके बाद ये 5 हो जाता और ये हमारा 9 हो जाता। फिर मेरे भाई ये 5 और ये 9 कभी पॉसिबल है? कभी भी किसी भी ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये हाइपोटेनस बेचारा छोटा पड़ जा रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। अब दूसरा केस जो बन सकता है वो यहाँ पर ये बन सकता है कि भाई वो जो 6 सेंटीमीटर वाला कॉर्ड है, आप हो सकता है कि इसके नीचे ना बना के इसके ऊपर बनाओ, लेकिन यहीं बनाओ, तो वो भी कैसे पॉसिबल है? सेंटर से बेचारा ये 3 के दूरी पर है और ये कॉर्ड इसके में 6 का दूरी कैसे लेकर आ सकता है? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों बातें इस बात का गवाही देती हैं कि भाई जो दूसरा वाला कॉर्ड है ना वो सेम साइड नहीं है, वो पल्ली साइड है, अपोजिट साइड है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, तो अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड का यहाँ पर कैसे बनाओगे, तो बोलोगे सर देखो ये वाला कॉर्ड यहाँ था और ये हमारा दूसरा कॉर्ड यहाँ पर आ गया। इस कॉर्ड और उस कॉर्ड के बीच में टोटल दूरी हमारे 6 सेंटीमीटर की है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ भी कितना होगा, 3 होगा। रेडियस हमारी कितनी है, 5 है। तो अब ये 5 है और अगर हमारा ये 3 है तो पाइथागोरस के नियम के हिसाब से ये 4 हो जाएगा। आधा पार्ट अगर 4 है तो बाकी आधे भी 4 हो जाएंगे, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। तो कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं ना तो प्रॉपर लॉजिक के साथ पढ़िए, ठीक है, नहीं तो आगे चल के वो बहुत कष्ट देता है, यहाँ पर ये बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम में नहीं आना है, कंसेप्ट बनाकर पढ़ना है, वो बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। आइए एक ये भी क्वेश्चन देखिए, ये भी सर्कल का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। लाइक तो कर दो भाई, हैं?
बताओ। लाइक करते रहिए जनाब, लाइक में कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना, आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है। आइए, अब यहाँ छोटी सी बात देखिए क्या कहा गया। दो सर्कल हैं जिनका रेडियस 15 है और 37 है और दोनों एक दूसरे को ए और बी पर काट रहे हैं। कॉमन कोड की लंबाई 24 है। डिस्टेंस सेंटर का पूछा जाता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हमने कहा एक सर्कल हमारा ये हो गया, दूसरा सर्कल हमारा यहाँ ये हो गया। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं। कौन से पॉइंट पर काट रहे हैं? तो ए और बी पर काट रहे हैं। तो ये जैसे पॉइंट नंबर हमारा ए हो गया और दूसरा हमारा पॉइंट नंबर यहाँ क्या हो गया? बी हो गया मेरे भाई। ये यहाँ सेंटर हो गया, ये यहाँ सेंटर हो गया, ठीक है। पहले वाले का रेडियस अगर हम बात करते हैं तो पहले वाले का रेडियस हमारा 15 हो जाएगा, दूसरे वाले का रेडियस हमारा कितना हो जाएगा? तो 37 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमन कॉर्ड होता है और कॉमन कॉर्ड की लंबाई इन्होंने कितनी दी है? तो 24 दी हुई है। हमसे यहाँ इन्होंने डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पूछा है। हमने कहा ठीक है, ये कॉर्ड है और जब आप सेंटर से जब भी कोई लाइन खींचते हैं ना तो ये आधे आधे भागों में बांटता है। अगर आधे आधे भागों में बांटता है तो पूरे की लंबाई 24 है। तो मेरे भाई यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे सर ये हमारा 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। अब पाइथागोरस के ट्रिपलेट होते हैं, कई सारे ट्रिपलेट होते हैं, सारे मैं यहाँ लाइन से लिख रहा हूँ। सबसे पहला ट्रिपलेट 3 4 5 होता है, दूसरा ट्रिपलेट 5 12 13 होता है, तीसरा मेरे भाई ट्रिपलेट 6 8 10 होता है, चौथा हमारा ट्रिपलेट 7 24 25 होता है, ठीक है। पांचवा ट्रिपलेट हमारा हो जाता है 8 15 17। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रिपलेट होता है 9 40 41। फिर उसके बाद यहाँ पर जो होता है वो हमारा होता है 10 छोड़ो 11 60 61 हो गया, इस तरीके से करके, ठीक है। तो काफ़ी सारे हमारे ट्रिपलेट होते हैं जो हमें यहाँ ध्यान रखने होते हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण होते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो जैसे मानिए ये 3 4 5 है तो 3 4 5 से एक और ट्रिपलेट बनता है और वो हमारा क्या होता है? जैसे 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12, तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 15। ये हमारा 12 है, ये हमारा 15 है, 12 भी आ गया 15 भी आ गया, क्या बचा हुआ है? 9। यानी मेरे भाई ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 9 हो जाएगी, ठीक है। आगे चल के 11 के बाद एक और ट्रिपलेट आता है, वो होता है 12 35 और 37 मेरे भाई, ये भी ध्यान रखना है। तो उसी तरीके से यहाँ 12 भी आ गया और 37 भी आ गया, 12 भी आ गया 37 भी आ गया, क्या बचा हुआ है? 35। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ट्रिपलेट याद करने के यही फायदे होते हैं, नहीं याद करोगे तो बहुत पछताओगे। अब ज़रा अगर देखना दोनों सेंटर के बीच की दूरी तो क्या हो जाएगा? 35 + 9 यानी कितना आंसर आ जाएगा? 44 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है मेरे भाई। यहाँ पे आ जाओ, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। एक आज छोटी सी बात हम आप लोगों से आज शेयर करना चाहेंगे। आज एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, ठीक है। एक स्टूडेंट आए थे ऑफलाइन में। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर आप हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे समझ लेते हो, कैसे जान लेते हो कि असल में हमारी प्रॉब्लम क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है, देखो अक्सर रीज़न मैं बताता हूँ क्यों है। मैं सुबह से लेकर शाम तक कई सारे बच्चों से मिलता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे। जब मैं जा रहा होता हूँ और जब मैं आता हूँ ना, तो आते आते हॉल से निकलते निकलते गाड़ी तक आते आते इतने बच्चे पीछे 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 तक आते रहते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद तक भी मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ। किसी का अगर जेन्युइन केस होता है तो उसको अपने साथ वहाँ ऑफलाइन से लेके इस स्टूडियो तक लेकर आता हूँ, गाड़ी में बिठा के पूरे रास्ते बात करते लेकर आता हूँ। फिर यहाँ तक वो आता है, फिर उसके बाद अपना वो चला जाता है, मैं अपना क्लास यहाँ ऑनलाइन का शुरू कर देता हूँ। तो कई सारे केसेस मेरे सामने आते हैं, कहते हैं ना कि एक वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर वो खुद हो जाता है जिसने कई सारी बीमारियों को ठीक किया हो। तो हाँ, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बस इतना ज़रूर है कि आप लोगों का डॉक्टर बड़ा हूँ। रोज़ मेरे सामने कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, कई सारे सिचुएशन आते हैं, बच्चों को सुनना, उनको सही सजेशन देना और इस तरीके से। तो एक छोटा सा केस आज मेरे सामने आया था और हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों का वैसा केस हो। तो एक छोटी सी बात मैं मतलब केस क्या था वो भी हम बता देते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे आप लोगों का जो ये एज है, इस एज में आपके कई सारे दोस्त बनते हैं, ठीक है। महिला मित्र कह लीजिए, बॉयफ्रेंड कह लीजिए, ठीक है, गर्लफ्रेंड कह लीजिए, जो भी है आप बनाते हैं, आप रिलेशनशिप्स में भी आते हैं। लेकिन उन रिलेशनशिप्स में आने के बाद कमिटमेंट इस हाई लेवल की आप कर बैठते हैं ना कि आप अपने आप को ही खो देते हैं। आपका अपना जीवन आपका अपना रहता ही नहीं है और आप अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथों में दे देते हैं। सामने वाला जिस तरीके से आपके जीवन के चक्रव्यूह को चला रहा है, आप उसी तरीके से अपने जीवन के चक्रव्यूह को चलाते हैं। उसके हिसाब से जिएंगे, उसके हिसाब से खाएंगे, उसके हिसाब से पिएंगे और सारा कहानी आपका ऐसे चल रहा होता है।
नुकसान वहाँ नहीं है, नुकसान आगे चलकर है। और सिर्फ यहाँ पर मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, दोस्त भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं अपने भाई के बारे में ही बात करूँ अगर, तो एक वक्त ऐसा था कि भाई का मेरे दोस्तों से इतना ज़्यादा मोह हो गया था कि उसके दोस्त जो बोलते थे वहीं सही होता था। हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाता है कि कभी कोई मान लो बहुत बेस्ट फ्रेंड बन गया, या कोई जैसे मानो कि अक्सर ऐसा होता है लड़कियों के केस में भी, देखो बॉयफ्रेंड के लिए घर में लड़ जाएंगी, माँ बाप की नहीं सुनती हैं, ठीक है, भाई की नहीं सुनेंगे, या फिर हम भी जो जनरली होते हैं, लड़के भी जो होते हैं, वो भी लड़की के लिए माँ बाप को कुछ भी बुरा बोल जाते हैं। तो असल में क्या होता है ना, वो अपने बस में नहीं होता है। उन सिचुएशन में कभी भी इंसान सही डिसीजन नहीं ले पाता है, और सही डिसीजन नहीं लेता है ना, तो वो अपने करियर को गड्ढे में धीरे 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 ले जाके वो डाल रहा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, घोड़ा। ठीक है, अगर आप बात करोगे घोड़े में और इंसान में, तो घोड़े के पास बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, अथाह ताकत है। भागने से लेके मसल से लेके पावर से लेकर, आप अगर इंजन की भी बात करोगे गाड़ियों में, तो गाड़ी के इंजन को भी हॉर्स पावर में नापा जाता है। फलाना एचपी, फलाना एचपी, इतना हॉर्स पावर है, इतना हॉर्स पावर इसका इंजन है। लेकिन सोचो, उतने ताकतवर घोड़े को भी पूरे कंट्रोल में लाया जा सकता है सिर्फ एक छोटे से नाद से, एक छोटे से रस्सी से। वो लगाम जो है ना घोड़ा, ठीक है, अगर वो लगाम आपके हाथ में है यहाँ पर, तो पूरा का पूरा घोड़ा आपके कंट्रोल में है, सोचिए। तो इतना ताकतवर घोड़ा भी आपके कंट्रोल में आ जाता है एक छोटी सी लगाम से। सेम आपका जीवन है। मनुष्य से बड़ा ताकत किसी के पास नहीं है, उसके दिमाग से खतरनाक कुछ भी नहीं है। जो आपका ये ब्रेन है ना, सबसे खतरनाक चीज़ है। लेकिन अगर आपने अपनी लगाम किसी और के हाथ में दे रखी है, तो आपके ताकत की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी ऊर्जा की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, फिर आपका जीवन उसी हिसाब से जाएगा जिस हिसाब से जो लगाम पकड़े हुए है वो जिस हिसाब से आपको चलाएगा, आप वैसे ही जाओगे। तो इसलिए मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा कि अपने जीवन का लगाम अपने पास रखें। ठीक है, किसी और के हाथों में ना सौंपे। अपनी बुद्धि, अपना विचार, अपना विवेक खुद के पास रखें, खुद के हिसाब से सोचें। यकीन मानिए जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आपने अपना लगाम किसी और के हाथों में दे दिया ना, तो सर फिर आप डिसाइड करिए कि आपका भविष्य कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पढ़िए बढ़ाई से। ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ है हासिल करने के लिए यहाँ पे। और थोड़ा सा अपना कंट्रोल अपने पास रखें। आइए सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया, इफ अ व्हील हैज अ डायमीटर ऑफ 42 सेंटीमीटर, हाउ फार डज द व्हील गो इन 12 रिवॉल्यूशन? 12 चक्करों में वो कितने की दूरी तय करेगा? अब जैसे मानो क्या होता है, एक हमारा पहिया है, और ये पहिए की अगर हम बात करते हैं, तो ये पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? तो एक चक्कर में यह अपने परिधि के बराबर की दूरी को तय करता है। यहाँ पे ये अपने परिधि के बराबर की दूरी को तय करेगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर? यानी 1 रिवॉल्यूशन में वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 2 पाई आर के बराबर होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि टोटल 12 रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो बोलोगे सर 12 रिवॉल्यूशन में वो 12 इंटू 2 पाई आर करेगा मेरे भाई। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये 12 हो जाएगा। ये 2r का मतलब क्या होता है? 2r का मतलब डायमीटर होता है। डायमीटर हमारा कितना है? 42 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पाई इंटू 2r, पाई की वैल्यू कितनी है? तो पाई की वैल्यू 3.14 है। हालांकि 22/7 बोला है लेने को, तो लो मेरे भाई 22/7 अपन लेंगे। और इंटू 2r का मतलब यहाँ कितना है? तो 2r का मतलब 42 है, तो 42 ले लो। 7 से काटोगे 6 बार में, 12 का 6 गुना 72 हो जाएगा, और 72 इंटू 22 तुम्हारा 72 का 2 गुना 144, और तुम्हारा 14 पास में रहेगा। 72 का 2 गुना 144, 4 158 और 68, यानी 1684। ये तुम्हारा करेक्ट। एक मिनट, एक मिनट, 16 नहीं, 1584 आएगा ना। ठीक है, और ये 1584 हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस। हालांकि हमसे किस में पूछा गया यहाँ पर? तो मीटर में, और जो दिया गया था वो सेंटीमीटर में। तो लास्ट में हमें इसे किससे भाग करना होगा? हमें इसको 100 से भाग करना होगा। तो 15.84, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। कल के जो सेशन कराऊंगा उनमें थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल ऊपर रहेंगे, मैं पहले आज ही बता दे रहा हूँ। आज के सेशन से थोड़ा सा ऊपर रहने वाला है आपका। ठीक है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहिएगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। वीडियो कैसे लगी लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज के सेशन का जो हमारा PDF है वो मैं इन 2 टेलीग्राम पर डाल दूंगा, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाई आदित्य रंजन। ठीक है, आपको टेलीग्राम पर ये 2 चैनल सर्च कर लेने हैं, यहाँ से PDF आपको मिल जाएगा। साथ में अगर कोई बच्चा कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहता है तो वो कंप्लीट मैथ का रिकॉर्डेड बैच ले सकता है।
ठीक है। आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसमें आपको मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच आएगा जिसमें मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस और एक तरीके से कंप्लीट डीआई एंड कैलकुलेशन। 700 रुपये में अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, लेकिन आज रात 12 बजे तक ऑफर है, होली ऑफर आज खत्म होने वाला है और ये 700 की जगह आपको 500 में मिल रहा है, 500 में। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और पूरे लाइफ टाइम आप यहाँ पर 350 से ऊपर वीडियोस आपको एक्सेस मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे अपडेटेड होंगे, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ना सिर्फ एप्लीकेशन पर बुक पे कोर्सेज पे ऑफर है, बल्कि बुक्स पर भी है और आप यहाँ पर दोनों में से कोई भी बुक जो है, ब्रह्मास्त्र हो गया फॉर्मूला बुक आपका, और साथ में यहाँ पर ये भी बुक हो गया मेरे भाई, दोनों बुकों पर ज़बरदस्त ऑफर है, आप मंगा सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे लाइव बैचेज़ हैं और कॉम्बो बैचेज़ हैं, सब पर ऑफर है, आप मंगा सकते हैं, मतलब आप जिसमें एनरोल करना चाहें आप उसमें कर सकते हैं। ठीक, सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, बाकी डिटेल में कल एक और ज़बरदस्त सेशन हम लोग लेंगे और अब से यूट्यूब पर रेगुलर रहेंगे। मैं काफ़ी कुछ और भी यूट्यूब पर प्लान कर रहा हूँ आने वाले टाइम में लेके, कि कोई एक जैसे हमारी महाभारत सीरीज़ हो गई, उस महाभारत सीरीज़ में और भी नए तरीके से कैसे हम कंटेंट को डालें और उसके अंदर हम जान कैसे फूकें, थोड़ा सा और बेहतर उसमें जो है एक मतलब प्लेलिस्ट कैसे बन पाए। उसके अलावा महाभारत के अलावा और भी हम आपको यूट्यूब वाले बच्चों को हम और क्या क्या प्रीमियम कंटेंट दे सकते हैं, वो भी हम थोड़ा सा सोच रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा काम भी हमारी टीम उसके ऊपर कर रही है। एक बहुत बड़ी प्लानिंग आप लोगों के लिए भी चल रही है, बस आप लोग मेहनत करते रहिए अच्छे तरीके से, हमारे तरफ से हम मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, तो आज से रेगुलर रहेंगे हम लोग, सेशन में अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ यहाँ पे, ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ठीक है।